भविष्य की दूसरी युवरागी। ये सुनते ही राधिका के चेहरे का रंग उतर गया। रुद्र परिवार ने सगाई का ये समझौता तो मान लिया था, पर असल में दूसरा राजकुमार अभी इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना ही नहीं चाहता था। वह हमेशा यही कहता था कि अभी सही वक्त नहीं आया है। वह राधिका अब 17 साल की हो चुकी थी, जो कि शादी की उम्र थी, पर उसे अभी भी इस बात का इंतजार करना पड़ रहा था कि दूसरा राजकुमार कब शादी का कोई शुभ मुहूर्त निकालेगा। हालांकि जब भी उसे ज़रूरत होती, वह मदद के लिए दूसरे राजकुमार के पास जाती थी, और वह उसकी मदद भी करता था, पर राधिका को बस इतनी ही खुशी नहीं चाहिए थी। वह तो पूरी शान और सम्मान के साथ दूसरी युवरागी बनना चाहती थी। अब शारदा एल के मुंह से यह बात सुनकर उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल में खंजर भोंक दिया हो। बड़ी बहन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? उसे खामोश देखकर शारदा उसे झकझोरने से खुद को रोक न सकी। सुहासिनी ने फौरन आगे बढ़कर राधिका को सहारा दिया। तीसरी बहन, तुम बड़ी बहन को ऐसे कैसे धकेल सकती हो? बड़ी बहन का दिल बहुत कोमल और नेक है, वे भला दूसरी बहन से कैसे लड़ सकती हैं? दूसरी बहन ने 10 सालों तक गांव में बहुत दुख झेले हैं और वह अभी अभी वापस आई है, चलो उसे उसकी मनमानी करने देते हैं। रास्ते से हट जा, शारदा ने उसे घूरते हुए जोर से डपटा। क्या तू यहाँ बीच बचाव करके मामले को शांत करने की कोशिश कर रही है? अगर तू झुकना चाहती है तो झुक, पर मेरी बहन और मैं भला उसके सामने क्यों झुकें? आखिरकार सुहासिनी तो बस एक रखेल की बेटी थी, इसलिए उसका किसी भी चीज़ के लिए न लड़ना या डरना स्वाभाविक था। पर राधिका और शारदा तो वैध बेटियां थीं, और राधिका सबसे बड़ी और वैध बेटी थी। इस घर में रुक्मिणी की तो कभी कोई जगह ही नहीं थी। उसे वापस लाया ही किसने है? सुहासिनी ने मन ही मन दांत पीसे, पर उसके चेहरे पर अभी भी एक डरा हुआ और मासूम भाव था। चूंकि पिताजी और माँ ने उसे वापस बुलवाया है, तो क्या उन्हें उससे कोई खास काम निकलवाना है? उसने बातों ही बातों में शारदा को इशारा किया। हमें इस बात की तह तक जाना होगा। सुहासिनी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जिस लड़की को 10 सालों तक गांव में लावारिस छोड़ दिया गया हो, परिवार वालों को अचानक उसकी याद आ गई होगी और वे उसे प्यार से अपने साथ रखने ले आए होंगे। शारदा की भौहें सिकुड़ गईं, पर सुहासिनी की बात उसके दिमाग में घर कर गई थी। बड़ी बहन, क्या तुम्हें पता है कि पिताजी ने उस नामुराद लड़की को वापस क्यों बुलवाया है? राधिका ने सिर हिलाया। मुझे भी ठीक से नहीं पता। सच तो ये था कि जब उसे पता चला था कि अन्नपूर्णा रुक्मिणी को लाने के लिए किसी को गांव भेजने वाली है, तो उसने इसका कड़ा विरोध किया था। पर अन्नपूर्णा ने कहा था कि रामानंद फैसला कर चुके हैं और अब उसे बदला नहीं जा सकता। इसलिए राधिका ने खुद ही मामले को अपने हाथों में लिया और रुक्मिणी को रुद्र परिवार में लौटने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। अब ऐसा लग रहा था कि पिताजी के उसे वापस लाने के पीछे यकीनन कोई बहुत बड़ी वजह होगी। मैं जाकर पिताजी और माँ से पूछती हूँ, शारदा ने कहा और तेजी से वहां से भाग गई। बड़ी बहन, क्या दूसरे राजकुमार को पता है कि दूसरी बहन ने पहले तुम्हें थप्पड़ मारा था? सुहासिनी ने पूछा। तुझे इससे क्या मतलब? राधिका ने उसे एक तिरछी नजर दी, उसका हाथ झटक दिया और वहां से चली गई। उन दोनों को जाते देख सुहासिनी की आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक उभरी जिसे पढ़ना नामुमकिन था। तीनों बहनों के जाने के बाद रुक्मिणी ने काव्या और चुटकी की तरफ देखा। क्या तुम दोनों को युद्ध कला नहीं आती? जब रुक्मिणी ने यह सवाल पूछा तो उसकी आवाज में एक गहरी निराशा और जल्लाहट थी। वे दोनों साफ तौर पर युद्ध कला जानने वाली दासियां थीं, फिर भी वे रुद्र परिवार की उन 3 कमजोर और नाजुक लड़कियों को नहीं संभाल पाईं। उन्हें इस तरह बेबस देखकर रुक्मिणी को सचमुच बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। काव्या और चुटकी ने अपना सिर झुका लिया और माफी मांगी। सुश्री, हम सोच रही थी कि आखिरकार वे रुद्र परिवार की बेटियां हैं और इस नाते हमारी मालकिन जैसी ही हैं। अरे भाड़ में गई ऐसी मालकिनें! रुक्मिणी ने बिना किसी भाव के एक बेहद कड़वी बात कही। तुम्हारे गुलामी के कागजात मेरे हाथ में हैं, अन्नपूर्णा के हाथ में नहीं। तुम लोग युवराज भवन से आए हो, तो फिर रुद्र परिवार के बाकी लोगों से तुम्हारा क्या लेना देना? अगर भविष्य में ऐसा दोबारा हो तो बस उन्हें रस्सियों से बांधना, उनके मुंह में कपड़ा ठूंसना और बाहर फेंक देना। अगर आसमान भी गिर पड़ा तो क्या वह उन्हें बचाने के लिए वहां खड़ी नहीं होगी? तुम्हें हमेशा याद रखना होगा, मेरे लिए मेरी नींद सबसे ज्यादा अहम है। अभी कुछ देर पहले बहुत शोर शराबा हुआ था, जिसकी वजह से वह ठीक से सो नहीं पाई थी। काव्या और चुटकी ने फौरन हामी भरी। जी सुश्री, हम समझ गईं कि हमें आगे से क्या करना है। रुक्मिणी ने आंगन के दरवाजे की तरफ देखा और कहा, जाओ, जाकर दरवाजे को ठीक करो और एक मजबूत सिटकनी लगाओ ताकि सोते वक्त मैं उसे अंदर से बंद कर सकूं। वे किसी को भी आंगन में कदम रखने की इजाजत नहीं देंगी। जी। रुक्मिणी अब पूरी तरह जाग चुकी थी और उसे दोबारा नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बगल वाले कमरे में रखी चीजें देखने चली गई। मैंने अभी सुना कि ये सब दाई माँ ने भेजे हैं। कमरे के अंदर से उसने भी उन दोनों की कुछ बातें सुन ली थीं। जी, दाई माँ युवराज की दाई रही हैं।
जब युवराज ने राजमहल छोड़ा था तो दाई माँ भी उनके साथ आ गई थीं और तब से वे ही युवराज भवन का सारा कामकाज संभालती हैं। इससे ये साफ था कि युवराज भवन में दाई माँ का रुतबा बहुत ऊंचा था। अगर युवराज विक्रमदेव को पता चला कि उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें दी हैं तो क्या वे इन्हें वापस नहीं मांग लेंगे? रुक्मिणी ने उन कपड़ों पर हल्के से हाथ फेरा। उसे नहीं पता था कि यह कौन सा रेशम था, पर यह छूने में बहुत मुलायम था और इसके रंग बेहद खिले हुए थे। ऐसा लगता है कि दाई माँ सचमुच बहुत अच्छी इंसान हैं। उन्होंने जिन 2 दासियों को इतनी मेहनत से तराशा था उन्हें यहाँ भेज दिया गया, पर दाई माँ जरा भी नाराज नहीं हुई, उल्टे उन्होंने अपनी मर्जी से रुक्मिणी को इतनी अच्छी चीज़ें भेज दीं। युवराज ऐसा नहीं करेंगे, है ना? काव्या और चुटकी भी युवराज विक्रमदेव के मिजाज को पूरी तरह नहीं समझती थीं। हालांकि उन्हें लगता था कि युवराज इतने कंजूस तो नहीं होने चाहिए। चूंकि दाई माँ ने ये चीज़ें भेजी हैं तो यकीनन उन्हें पता होगा कि युवराज को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर मुझे भी दाई माँ को कोई वापसी तोहफा भेजना चाहिए। रुक्मिणी को मुफ्त में चीज़ें लेना पसंद नहीं था। उसने दाई माँ की सेहत और हालचाल के बारे में पूछा और फिर चुटकी को बाजार से कुछ पीला कागज़, सिंदूर और स्याही लाने को कहा। अगर हो सके तो कुछ शांति और सुरक्षा वाले पेंडेंट भी खरीद लाना, मामूली जैद के पेंडेंट भी चलेंगे। अगर उसे कुछ ज़्यादा बेहतर चाहिए होगा तो उसे खुद जाकर चुनना होगा। चुटकी पूरी तरह से उलझन में थी कि रुक्मिणी को इन चीज़ों की क्या ज़रूरत है, पर फिर भी उसने आज्ञा मानकर वे चीज़ें ला दीं। जब तक चुटकी सारा सामान लेकर लौटी तब तक रुक्मिणी चाय के साथ मिठाइयों का एक पूरा डिब्बा खत्म कर चुकी थी। चुटकी ने जैसे ही मेज़ पर सामान रखा, रुक्मिणी ने अपनी कलम उठाए और तावीज़ बनाना शुरू कर दिया। उसे पीले कागज़ पर सिंदूर से तावीज़ बनाते देख काव्या और चुटकी हक्की बक्की रह गईं। क्या ये काम किसी राजगुरु या तांत्रिक का नहीं होता? सुश्री, आप तावीज़ क्यों बनाने लगीं? रुक्मिणी अभी भी थोड़ी कमज़ोर थी और उसने केवल 3 तावीज़ बनाने के बाद ही अपनी कलम रख दी। उसने उन तीनों तावीज़ों को बहुत सावधानी से मोड़ा और उन्हें चुटकी द्वारा लाई गई छोटी थैलियों में रख दिया। तुम दोनों इनमें से एक एक रख लो, ये एक शांति तावीज़ हैं। और यह वाला दाई माँ को दे देना, ये एक निद्रा तावीज़ है। अगर वे इसे अपने पास रखेंगी तो उन्हें अच्छी नींद आएगी। काव्या ने अभी अभी बताया था कि दाई माँ को आजकल नींद नहीं आ रही है, वे दिन में थकी थकी रहती हैं और अक्सर डरावने सपने देखती हैं। इसलिए रुक्मिणी ने उनके लिए एक खास निद्रा तावीज़ बनाया था। यह उसका अपना बेहतर किया हुआ संस्करण था और यह बहुत असरदार था। हालांकि काव्या और चुटकी अभी भी इस बात से उलझन में थी कि उनकी मालकिन तावीज़ बनाना कैसे जानती है, और उन्हें यह भी नहीं पता था कि यह तावीज़ सचमुच काम करेगा या नहीं। पर चूंकि यह रुक्मिणी का तोहफा था इसलिए उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उन शांति तावीज़ों को अपने पास रख लिया। काव्या उस शांति तावीज़ को लेकर युवराज भवन गई और उसने खुद उसे दाई माँ के हाथों में सौंप दिया। वह निद्रा तावीज़ हाथ में लेते ही दाई माँ काफ़ी देर तक सन्न रह गईं। दूसरी बिटिया रानी तो गांव में थीं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे वहां किसी तांत्रिक या गुरु की शिष्या बन गई हों? कहीं वे सचमुच कोई तांत्रिक साध्वी तो नहीं है? काव्या ने सिर हिलाया। सुश्री ने कहा कि उनका कोई गुरु नहीं है और वे तांत्रिक साध्वी भी नहीं हैं। तो फिर उन्हें तावीज़ बनाना कहाँ से आया? मुझे भी नहीं पता दाई माँ, आप इसे इस्तेमाल करके क्यों नहीं देखती? हमारी मालकिन सचमुच बहुत चमत्कारी हैं। काव्या को फूचेंग का वाकया याद आ रहा था। दाई माँ ने उस तावीज़ को देखा और मुस्कुराईं। ठीक है, तो मैं इसे कबूल करती हूँ। दाई माँ इन दिनों युवराज विक्रमदेव को लेकर बहुत चिंतित थीं। पूर्व सम्राट के परलोक सिधारने के बाद से उनकी चिंता और भी बढ़ गई थी। मुझे लगा था कि कम से कम पूर्व सम्राट तो अभी भी राजधानी में हमारे रक्षक हैं। पूर्व सम्राट हमारे युवराज पर जान छिड़कते थे और हर मुश्किल में उनका साथ दे सकते थे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि युवराज विक्रमदेव के राजधानी लौटने के इतने कम समय बाद ही वे इस तरह दुनिया छोड़ जाएंगे। दाई माँ सचमुच बहुत परेशान थीं। भविष्य में अगर किसी ने युवराज विक्रमदेव का साथ नहीं दिया तो उनका क्या होगा? युवराज विक्रमदेव के उन कमज़ोर पैरों का क्या होगा? पता नहीं यह उनके ज़्यादा परेशान और घबराए होने का नतीजा था या कुछ और, पर पिछले कुछ रातों से वे ठीक से सो नहीं पा रही थीं। कल रात दाई माँ ने सपने में पूर्व सम्राट को देखा था। सपने में पूर्व सम्राट पागलों की तरह हाथ पैर हिला रहे थे और उन पर चिल्ला रहे थे, मानो वे उन्हें किसी बात के लिए बुरी तरह डांट रहे हों। पर जब दाई माँ की नींद खुली तो उन्हें बिल्कुल याद नहीं था कि वे क्या कह रहे थे। मैं एक भयानक सिरदर्द के साथ उठी और मुझे बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि अगर वे आज रात भी ठीक से नहीं सो पाईं तो कल यकीनन बीमार पड़ जाएंगी। उन्हें पहले ही अपने शरीर में बीमारी की आहट महसूस होने लगी थी। उस रात जब दाई माँ सोने की तैयारी कर रही थी तो उनकी नज़र अपने कोट पर रखी उस छोटी सी थैली पर पड़ी। लगता है काव्या को दूसरी बिटिया रानी पर बहुत भरोसा है। आमतौर पर वे सोते वक्त अपने पास कोई चीज़ नहीं रखती थीं, पर उस थैली को देखकर न जाने क्यों दाई माँ ने उसे उठाया और अपने अंदर के कपड़ों की गुप्त जेब में रख लिया।
वे लेट गईं, अपनी आंखें मूंद लीं और एक हल्की सी ठंडी सांस छोड़ी। उस रात दाइमा बहुत गहरी और सुकून भरी नींद सोईं। उधर कुल देवी मंदिर में आधी रात को पूर्व सम्राट का स्मृति पट अचानक मेज पर जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। अगले दिन जब एक छोटा भिक्षु अगरबत्ती जलाने आया तो उसने स्मृति पट को उल्टा गिरा हुआ देखा। वह हैरानी से चारों तरफ देखने लगा। मंदिर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। हॉल में और कोई रास्ता नहीं था। बाकी सभी स्मृति पट अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत थे और अगरबत्ती के बर्तन भी। यहाँ तक कि उन पर पड़ी राख से भी यह नहीं लग रहा था कि हवा का कोई झोंका आया हो। तो फिर सिर्फ पूर्व सम्राट का स्मृति पट ही क्यों गिरा? छोटे भिक्षु ने उलझन में अपना चिकना और नन्हा सिर खुजलाया, फिर दोनों हाथों से उस स्मृति पट को उठाया और वापस उसकी सही जगह पर रख दिया। जी ची, तुम क्या कर रहे हो? उससे कुछ साल बड़ा एक और युवा भिक्षु अंदर आया और अपने छोटे भाई को दोनों हाथों से स्मृति पट पकड़े देखकर खुद को पूछने से रोक न सका। छोटा जीची दरअसल सिर्फ 7 साल का था। वे शाही परिवार के नाम पर दान पुण्य करते थे और इसी कुल देवी मंदिर में तपस्या करते थे। कुल देवी मंदिर में कुल 8 भिक्षु थे और वे कभी कभी शहर के बाहर होगवो मंदिर के भिक्षुओं के साथ अपनी जगह बदलते रहते थे। हालांकि छोटा जीची इसी कुल देवी मंदिर में ही पला बड़ा था। बड़े भाई, पूर्व सम्राट गिर गए हैं, जीची ने मुड़कर अपने बड़े भाई से कहा। बड़ा भाई उसकी बात सुनकर सन रह गया। जब उसे समझ आया कि क्या हुआ है तो उसने फौरन अमिताभ बुद्ध का जाप किया। इसे कसकर पकड़ो और किसी से कुछ मत कहना। ये कहने का क्या मतलब है कि पूर्व सम्राट गिर गए हैं? अगर सम्राट ने यह बात सुन ली तो अनर्थ हो जाएगा। ओह, मैंने उन्हें सीधा कर दिया है। क्या हम अब अगरबत्ती जलाएं? हाँ, जलाओ। युवराज विक्रमदेव ने हिदायत दी थी कि हर सुबह 3 अगरबत्तियां जलाई जानी चाहिए। दोनों भाइयों ने अगरबत्तियां जलाईं, सिर झुकाया और उन्हें स्मृति पट के सामने रखे बर्तन में लगा दिया। पर जैसे ही उन्होंने अगरबत्तियां रखी था स्मृति पट फिर से औंधे मुंह गिर पड़ा। बड़े भाई, पूर्व सम्राट फिर से गिर गए। क्या वे उठना नहीं चाहते? जीची ने अचरज से अपने बड़े भाई से पूछा। बड़ा भाई सी जेन भी हक्का बक्का रह गया। ये सब क्या हो रहा है? वह आगे बढ़ा और उसने खुद उस स्मृति पट को सीधा किया, पर कुछ ही पलों बाद थक वह फिर से गिर पड़ा। सी जेन के चेहरे का रंग उड़ गया। जल्दी चलो, हमें अपने चाचा को ये बात बतानी होगी। कुल देवी मंदिर में हुई इस घटना की खबर बहुत तेजी से राजमहल पहुंच गई। पूर्व सम्राट का अंतिम संस्कार अभी चल ही रहा था और उनके स्मृति पट के साथ इतनी अजीबोगरीब घटना घट रही थी। ये बात सम्राट से छिपाई नहीं जा सकती थी। सम्राट को भी यह सब बहुत अजीब लगा। वह स्मृति पट युवराज विक्रमदेव ने खुद अपने हाथों से लिखा था, तो क्या इसका आधार कमजोर है? सम्राट खुद चलकर सुख शांति महल गए, जहां युवराज विक्रमदेव कल से शोक सभा में बैठे थे। वे एक गद्दे पर आंखें मूंदे बैठे थे, मानो गहरी नींद में हों। उनके आसपास कुछ और नौजवान भी मौजूद थे, जिनमें मुख्य युवराज और अन्य राजकुमार शामिल थे। युवराज विक्रमदेव उन सभी के सबसे छोटे चाचा थे और वे शुरुआत से ही यहाँ शोक सभा में बैठे थे। उन्हें देखकर मुख्य युवराज और बाकी राजकुमार भी वहां आ गए थे, पर वे सभी घुटनों के बल बैठे थे। पूरी रात घुटने टेकने के कारण उन सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। जब सम्राट वहां पहुंचे तो उन्होंने उन पर एक नज़र डाली और कहा, जाओ, जाकर थोड़ा आराम कर लो। सम्राट का हुक्म सुनते ही राजकुमारों ने छिपकर राहत की सांस ली और लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए। पिताजी को प्रणाम। तुम सब आज्ञाकारी हो, सम्राट ने मुख्य युवराज की ओर देखते हुए कहा। पर इससे पहले कि मुख्य युवराज खड़े हो पाते, वे दोबारा युवराज विक्रमदेव के बगल में घुटनों के बल बैठ गए। मुख्य युवराज की आंखें और भौहें युवराज विक्रमदेव से काफी मिलती जुलती थीं। चाचा और भतीजे का ये रिश्ता काफी करीबी लग रहा था। सम्राट को ये सब देखकर थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। क्या तुम नहीं उठ रहे हो? पिताजी, मैं थका हुआ नहीं हूं, मुख्य युवराज ने कहा। सम्राट को थोड़ी झल्लाहट हुई। तुम्हारे चाचा तो वैसे भी हमेशा बैठे ही रहते हैं। हर कोई कह रहा है कि युवराज विक्रमदेव यहाँ शोक सभा में डटे हुए हैं और उनकी यह पितृभक्ति सचमुच दिल को छू लेने वाली है। मेरा तो मन करता है कि वे सब आकर खुद देखें। युवराज विक्रमदेव तो आराम से बैठे हैं, उन्होंने घुटने तक नहीं टेके हैं। और उन्होंने अपनी आंखें भी बंद कर रखी थीं और वे ऐसे लग रहे थे मानो सो रहे हों। अय्युए, सम्राट ने पुकारा। भले ही वे जानते थे कि युवराज विक्रमदेव को उनके आने का पता चल चुका था, फिर भी वे टस से मज नहीं हुए। सम्राट को यकीन नहीं था कि युवराज ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी होगी। युवराज विक्रमदेव ने तब अपनी आंखें खोलीं और धीरे से उनकी तरफ देखा। सम्राट पधार चुके हैं। तुम पूरी रात यहाँ बैठकर थक गए होगे। तुम बगल वाले कमरे में जाकर थोड़ी देर सो क्यों नहीं जाते? सम्राट ने पूछा। कोई ज़रूरत नहीं है। युवराज विक्रमदेव ने बाकी सब पर एक नज़र डाली और किसी भी राजकुमार की उनकी आंखों में आंखें डालने की हिम्मत नहीं हुई। पता नहीं क्यों वे सभी इस नौजवान चाचा से थोड़ा खौफ खाते थे।
शुरुआत में वे सब बच्चे ही तो थे और उनके चाचा रिश्ते में उनसे बड़े थे, पर पूर्व सम्राट हमेशा अपने इस छोटे बेटे पर जान छिड़कते थे और हर बात में उसी का पक्ष लेते थे। उनके ये छोटे चाचा युवराज विक्रमदेव कोई सीधे सादे इंसान नहीं थे। अगर कोई उन्हें नाराज कर देता तो वे फौरन अपना फैसला खुद कर लेते थे। बचपन में दूसरे राजकुमार को अक्सर उनके हाथों अच्छी खासी मार खानी पड़ती थी। अयुए, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने पूर्व सम्राट के लिए जो स्मृति पट लिखा है उसका आधार कमजोर है? सम्राट ने पूछा। अगर वह स्मृति पट बेपरवाही से बनाया गया था तो उन्हें युवराज विक्रमदेव में एक गलती निकालने का मौका मिल जाता। कमजोर से आपका क्या मतलब है? युवराज विक्रमदेव ने सवाल पूछा, पर वे जल्दी ही बात की तह तक पहुंच गए। क्या वह फिर से गिर गया? सम्राट भी उनके इन शब्दों से चौंक गए। फिर से गिर गया से उनका क्या मतलब था? फिर से? लगता है कि वह सचमुच गिर गया है। हाँ, वह गिरा है। वे कह रहे हैं कि वह कल रात गिर गया था और आज उन्होंने उसे 2 बार सीधा किया, पर वह फिर से गिर गया। तुम उसके आधार पर महज लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा कैसे लगा सकते हो? ये तो पूर्व सम्राट का सीधा सीधा अपमान है। सम्राट ने बहुत गंभीर लहजे में कहा। सच कहें तो उन्हें भी यह बात थोड़ी अजीब लग रही थी। क्या युवराज विक्रमदेव सचमुच इतने गैर जिम्मेदार थे? क्या वह सचमुच अपने ओहदे से गिर रहे थे? सच में, मैं खुद जाकर देखता हूँ। युवराज विक्रमदेव खड़े हो गए और मुख्य युवराज भी फौरन उनका सहारा बनने के लिए खड़े हो गए। मुख्य युवराज के इस बर्ताव को देखकर सम्राट को लगा कि वह युवराज विक्रमदेव की कुछ ज्यादा ही चापलूसी कर रहा था। क्या तुम अभी कुलदेवी मंदिर जा रहे हो? क्यों ना आप भी मेरे साथ चलें, सम्राट? सम्राट भी थोड़े उत्सुक थे और वैसे भी उन्हें कुलदेवी मंदिर जाकर अपने बाकी पूर्वजों को अगरबत्ती जलानी थी और उन्हें बताना था कि उनके पास एक और सदस्य आने वाला है ताकि वे पूर्व सम्राट का ख्याल रख सकें। इसलिए सम्राट ने सिर हिलाकर हामी भर दी। मैं भी चलूंगा। अंतिम संस्कार के बाकी इंतजाम मंत्री संभाल लेंगे, उनका कुछ देर के लिए राजमहल से बाहर जाना ठीक रहेगा। चाचा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। मुख्य युवराज ने युवराज विक्रमदेव को सहारा दिया। मुख्य युवराज 17 साल के थे और युवराज विक्रमदेव से महज 3 साल छोटे थे। हालांकि मुख्य युवराज के हाव भाव और उनकी शख्सियत में एक विद्वान जैसी सौम्यता थी। भले ही उनकी भौहें और आंखें कुछ हद तक युवराज विक्रमदेव जैसी ही थीं, पर उनके चेहरे का आकार और नाक युवराज विक्रमदेव की तरह तीखी और पैनी नहीं थी और उनके होंठ भी थोड़े ज्यादा भरे हुए थे। वे देखने में कम सख्त और ज्यादा कोमल और खुशमिजाज लगते थे। सम्राट ने उन पर एक नज़र डाली और अपनी भौहें से कुढ़ीं। तुम क्या करने जा रहे हो? यहीं रुको और शोक सभा बैठो। मुख्य युवराज होने के नाते तुम्हें अपने भाइयों से बेहतर बर्ताव करना चाहिए और उनके सामने एक मिसाल कायम करनी चाहिए। क्या मुख्य युवराज सचमुच युवराज विक्रमदेव से इतना चिपका रहता है? अगर मुख्य युवराज आना चाहते हैं तो आ सकते हैं और बाद में वापस आकर शोक सभा में बैठ सकते हैं। युवराज विक्रमदेव ने मुख्य युवराज के हाथ पर अपना हाथ रखा। चलो। युवराज विक्रमदेव ऐसे लग रहे थे मानो अभी अभी उठने के कारण उनके कदम लड़खड़ा रहे हों, इसलिए मुख्य युवराज ने फौरन आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया। पिताजी, मैं वापस आकर फिर से शोक सभा में बैठ जाऊंगा। सम्राट ने एक ठंडी सांस छोड़ी और फिर बाकी राजकुमारों से कहा, तो फिर दूसरा राजकुमार भी जा सकता है। दूसरे राजकुमार की आंखों में खुशी की एक चमक कौंधी और वह तुरंत उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। पिताजी, मैं आपको सहारा देता हूँ। वह आगे आया और उसने फुर्ती से सम्राट को सहारा दिया। ये देखकर सम्राट को तुरंत काफी अच्छा महसूस हुआ। देखा, दूसरा बेटा ज्यादा समझदार है और जानता है कि उसे किसके करीब रहना चाहिए। वे सभी एक शाही काफिले के रूप में कुलदेवी मंदिर की तरफ चल पड़े। दाइमा आज सुबह बहुत ही ताजगी के साथ उठी थी। उनकी कल की सारी थकान पूरी तरह गायब हो चुकी थी और कल रात उन्होंने कोई बुरा सपना भी नहीं देखा था। वे पूरी रात बिना किसी रुकावट के सुबह तक बहुत गहरी नींद सोई थीं। उन्होंने अपने अंदरूनी कपड़ों की गुप्त जेब से वह छोटी सी थैली निकाली और उसे काफी देर तक अचरज से देखती रहीं। क्या सुश्री रुक्मिणी के बनाए उस तावीज़ ने सचमुच अपना असर दिखाया है? ये तो सचमुच कोई चमत्कार है। दाइमा को मुंशी की याद आई, जो पिछले कुछ दिनों से ठीक से नहीं सो पा रहा था। पर चूंकि मुंशी और काव्या व चुटकी एक दूसरे के इतने करीब नहीं थे, इसलिए उन्होंने जाहिर है कि उन दोनों दासियों से इस बारे में कोई बात नहीं की थी। वे वह थैली लेकर मुंशी चाचा यून को ढूंढने निकल पड़ीं। क्या तुम कल रात ठीक से सोए थे? चाचा यून ने एक ठंडी सांस ली। तुम्हें तो पता ही है कि मैं युवराज की सेहत को लेकर कितना परेशान रहता हूँ। भला मैं चैन से कैसे सो सकता हूँ? लेटने के बाद मुझे हर बार कोई न कोई डरावना सपना आता है। दाइमा ने वह थैली उनकी तरफ बढ़ा दी। आज रात सोते वक्त इसे अपने पास रख कर सोना। चाचा यून ने उलझन में पूछा, क्यों? ये गहरे लाल रंग की थैली थी। उनके जैसा एक बूढ़ा आदमी भला ऐसी थैली पहनकर क्यों सोएगा? तुम बस इसे रख लो, हम कल सुबह बात करेंगे। दाइमा ने नाराजगी से वह थैली उनके हाथों में थमा दी और उन्हें सख्ती से घूरते हुए कहा।
तुम्हें सोते वक्त इसे हर हाल में पहनना होगा। इतना कहकर वे मुड़ी और वहां से चली गईं। चाचा यून उनकी जाती हुई पीठ को हैरानी से घूरते रहे और बुदबुदाए, ये बुढ़िया तो बड़ी खूंखार होती जा रही है। वे हल्के से कांपे, पर फिर भी उन्होंने उस थैली को अपने सीने से लगा लिया। उधर कुल देवी मंदिर में सम्राट और उनका काफिला पहुंच चुका था। वेदिक पर रखे सभी स्मृति पट बहुत सलीके से सजे हुए थे, बस एक को छोड़कर, जो गिरा हुआ था। युवराज विक्रमदेव ने एक ही नज़र में उस स्मृति पट को पहचान लिया, यकीनन वह उनके पिता का ही था। इस बार क्या हुआ? तो क्या पूर्व सम्राट का यही वह स्मृति पट है जो गिर गया है? सम्राट ने पूछा। मुख्य भिक्षु ज़ीशेन अपने शिष्यों सी जैन और जीची के साथ वहीं पहरा दे रहे थे। जैसे ही ज़ीशेन कुछ बोलने वाले थे, छोटे जीची ने अपने बालमन की मासूमियत से जवाब दे दिया। हाँ, वे अब दोबारा खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं। अमिताभ, ज़ीशेन ने आगे बढ़कर जीची को पीछे किया। ये नासमझ शिष्य अभी बहुत छोटा है और कुछ भी बकवास करता है। कृपया इसे माफ़ कर दीजिए, महाराज। सम्राट यकीनन इस वक्त एक छोटे भिक्षु की बातों पर ध्यान नहीं देने वाले थे। उन्हें जो बात अजीब लग रही थी, वह ये थी कि क्या सचमुच उस स्मृति पट को उठाया नहीं जा सकता था। मुख्य युवराज, तुम जाकर देखो। मुख्य युवराज ने आज्ञा मानी और वे उस स्मृति पट को सीधा करने के लिए आगे गए। क्या इसका आधार कमज़ोर है? सम्राट ने पूछा। मुख्य युवराज ने उसे बहुत ध्यान से परखा और उन्हें कोई कमी नहीं मिली। पिताजी, इसका आधार बिल्कुल मजबूत, चिकना और बराबर है। यह ऊपर से भारी भी नहीं है। तो क्या ये हवा की वजह से गिरा था? ये बात कहते ही सम्राट खुद एक पल के लिए सन्न रह गए, क्योंकि उन्होंने वहां हवा का कोई झोंका महसूस नहीं किया था। युवराज विक्रमदेव ने खामोशी और बेपरवाही से देखा कि कैसे मुख्य युवराज ने बहुत सावधानी से उस स्मृति पट को उसकी सही जगह पर वापस रख दिया। हमें बस इंतजार करना चाहिए। देखते हैं कि इतने सारे लोगों की नज़रों के सामने ये स्मृति पट कैसे गिरता है। चूंकि मैं यहाँ आ ही गया हूँ, तो चलो थोड़ी अगरबत्तियाँ जला लेते हैं। सम्राट को यूं ही खाली खड़े रहना थोड़ा अजीब लग रहा था। ज़ीशेन ने तुरंत अगरबत्तियां जलाईं और उन्हें लेकर आगे आए। मुख्य युवराज और दूसरे राजकुमार ने भी अगरबत्तियां चढ़ाईं, पर जब वे युवराज विक्रमदेव की बारी आई तो उन्होंने हाथ हिलाकर मना कर दिया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़ीशेन को यह थोड़ा अजीब लगा, उन्हें क्यों नहीं चाहिए? सम्राट ने मुख्य युवराज और दूसरे राजकुमार के साथ घुटने टेककर अगरबत्तियां चढ़ाईं। अगरबत्तियों को बर्तन में रखने के बाद पूरा समूह उस स्मृति पट को एकटक घूरने लगा। काफी देर बाद भी वह स्मृति पट अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर और अटल खड़ा रहा। सम्राट ने ज़ीशेन की तरफ देखा। ये सब क्या माजरा है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा था कि यह सीधा खड़ा ही नहीं हो सकता? जुबान से ज्यादा उनका हैरानी भरा चेहरा सच बयान कर रहा था। सी जैन और जीची ने एक दूसरे को देखा और दोनों भाइयों ने उलझन में अपने गोल और चिकने सिर खुजलाए। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? सम्राट का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ज़ीशेन ने फौरन घबराकर अमिताभ का जाप किया, महाराज, भला ये तुच्छ भिक्षु पूर्व सम्राट के स्मृति पट के बारे में ऐसा भद्दा मजाक कैसे कर सकता है? सम्राट ने कुछ सोचा और उन्हें लगा कि वे सही कह रहे हैं। वे ज़ीशेन को एक दशक से भी ज्यादा समय से जानते थे, पर वे बिल्कुल भी ऐसे इंसान नहीं थे। वे हमेशा बहुत गंभीर और भरोसेमंद रहे थे। तो फिर यह सब क्या है? शायद पूर्व सम्राट इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि सम्राट और मुख्य युवराज खुद आकर अगरबत्ती चढ़ाएं। जीची ने बीच में ही बोल दिया, अब जब सम्राट और मुख्य युवराज आ गए हैं, तो पूर्व सम्राट ने अपना गुस्सा थूक दिया है। इस बात ने सभी को थोड़ी उलझन में डाल दिया। क्या सचमुच ऐसा ही था? उन्होंने थोड़ी देर और इंतजार किया, पर स्मृति पट अपनी जगह पर सीधा खड़ा रहा। ठीक है, यह अच्छी बात है कि अब सब कुछ ठीक है। चलो वापस राजमहल चलते हैं। सम्राट और उनका काफिला पहले निकल गया, पर युवराज विक्रमदेव अपनी जगह से नहीं हिले। उनके जाने के बाद ही वे आगे गए, कुछ अगरबत्तियां लीं और बोले, पिताजी, मेरी सगाई हो चुकी है और मैं राजधानी वापस आ चुका हूं। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब आपको मुझसे और क्या शिकायत हो सकती है? उन्होंने अगरबत्तियां बर्तन में रख दीं। हमारी जीवन रेखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। जब आप गए तो आप लगभग मुझे भी अपने साथ ले ही गए थे। अब जब रुक्मिणी ने मेरी जान बचा ली है, तो क्या आप इससे खुश नहीं हैं? ठक, वह स्मृति पट औंधे मुंह गिर पड़ा। युवराज विक्रमदेव, उनकी भौहें फड़कीं। उन्होंने उस स्मृति पट को फिर से सीधा किया। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि मैं आपके साथ ही मर जाऊं? इस बार स्मृति पट नहीं गिरा। कायदे से देखा जाए तो ऐसा होना मुमकिन नहीं था। युवराज विक्रमदेव को यह सब सरासर पागलपन लग रहा था। क्या ये स्मृति पट सचमुच उनकी बातें सुन सकता था, या फिर यह वाकई में उन्हें जवाब दे रहा था? अचानक उनके दिमाग में एक बात कौंधी और उन्होंने फिर पूछा, तो क्या आप इसलिए नाराज हैं क्योंकि आपको रुक्मिणी का मेरी युवरागी बनना मंजूर नहीं है? ठक, स्मृति पट फिर से गिर पड़ा।
दरवाजे के बाहर से एक छोटा सा गंजा सिर झांक रहा था। युवराज विक्रमदेव अपनी जगह पर जमे रह गए और वे उस गिरे हुए स्मृति पट को एकटक घूरते रहे। उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी हैरानी को दबाया। क्या आप सचमुच उससे खुश नहीं हैं? ठीक है, तो अगली बार मैं उसे साथ लेकर आऊंगा और आप खुद उससे बात कर लीजिएगा। इतना कहकर युवराज विक्रमदेव मुड़े और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद छोटा जीची दौड़कर अंदर आया। उसने स्मृति पट को सीधा किया और प्रणाम किया। पूर्व सम्राट, क्या आपको नई युवरागी पसंद नहीं है? ओह, क्या युवराज विक्रमदेव की सचमुच कोई युवरागी है? क्या वह बहुत बदसूरत है जिस वजह से आप उसे पसंद नहीं करते? आखिर वह कितनी बदसूरत होगी? वह इतनी बदसूरत है कि पूर्व सम्राट के स्मृति पट को भी अपना गुस्सा दिखाना पड़ रहा है। उस पल से जीची के मन में भविष्य की युवरागी के बारे में जानने की उत्सुकता अपने चरम पर पहुंच गई। अगले दिन दाई उठते ही सबसे पहले मुंशी से मिलने गईं। दिन काफी निकल आया था, पर चाचा युन, जो आमतौर पर मुर्गों की बांग से भी पहले उठ जाते थे, अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। चाचा युन, जल्दी उठो! दाई माँ ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटा। चाचा युन की आंखें खुल गई थीं। उठने के बाद उन्होंने अपने कपड़े पहनते हुए आवाज़ दी और दरवाज़ा खोलने गए। पर जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला और दाई माँ देखा, उन्हें अचानक कुछ याद आया और वे वहीं ठिठक गए। कैसी रही रात? ये सवाल पूछने के बाद दाई माँ ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। चाचा युन का चेहरा थका हुआ या बीमार नहीं लग रहा था। चाचा युन होश में आए और बोले, मैं कल रात बहुत अच्छी तरह सोया। सच में? हाँ, सच में। चाचा युन ने सिर हिलाया। अब उन्हें समझ आ गया था कि दाई माँ इतनी सुबह सुबह खास तौर पर यही देखने आई थीं कि वे ठीक से सोए या नहीं। दाई माँ ने खुशी से अपनी जांघ पर हाथ मारा। राजमहल में रहते हुए वे कभी ऐसी आम या बेबाक हरकतें नहीं करती थीं, पर इतने सालों से युवराज भवन में रहने के बाद वे काफ़ी सहज और बेफिक्र हो गई थीं। वह दूसरी बिटिया रानी सचमुच बहुत चमत्कारी हैं। ये कहकर उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लाओ, मेरी वह थैली वापस कर दो। चाचा युन को उसी पल सारी बात समझ आ गई। उन्होंने झट से अपनी जेब पर हाथ रख लिया। क्या वह थैली मेरे लिए तोहफा नहीं थी? लगता है कि वह थैली सचमुच बहुत काम की चीज़ थी। उन्होंने कल रात उसे खोलकर नहीं देखा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई नींद की जड़ी बूटी या दवा हो? वापस करो इसे मेरे लिए। से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम तो दिन में सपने देख रहे हो। वह सुश्री रुक्मिणी की तरफ से मेरे लिए तोहफा था। अगर तुम्हें चाहिए तो जाकर खुद मांग लो। आखिरकार दाई माँ ने ज़बरदस्ती वह थैली वापस ले ही ली। चाचा युन पूरी तरह उलझन में थे। क्या दूसरी बिटिया रानी सचमुच सुगंध और जड़ी बूटियां बनाना जानती हैं? उधर कल पूरा दिन रुक्मिणी ने बस खाना खाया, सोई, फिर उठी और फिर खाना खाकर सो गई। उसने बाकी किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। काव्या और चुटकी ने आंगन के दरवाजे पर अंदर से एक मजबूत सिटकनी लगा दी थी, और जब वे खाना लेने रसोई घर गईं तो वहां के नौकरों की कोई और तमाशा करने की हिम्मत नहीं हुई। शायद इसलिए भी क्योंकि पूर्व सम्राट के अंतिम संस्कार की रस्में सचमुच शुरू हो गई थीं। रुद्र परिवार के बाकी लोग काफ़ी शांत हो गए थे और इस वक्त कोई भी किसी तरह का बखेड़ा खड़ा करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। श्रीमती वो भी कल फू परिवार के दवाखाने गई थीं। शुरुआत में तो उन्होंने बस यही सोचा था कि एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज है, पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वैद्यराज जी खुद आकर उनसे मिलेंगे। उन्होंने उनकी बेटी की हालत बहुत ध्यान से सुनी और कहा कि वे कुछ दवाएं तैयार करके अगले दिन खुद मरीज को देखने आएंगे। श्रीमती वो हैरान भी थीं और खुश भी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस दिन एक अनजान लड़की को अपनी सवारी में बिठाने का इतना बड़ा सिला मिलेगा। मालकिन, क्या वैद्यराज जी सचमुच आज आ रहे हैं? अधिकारी लिन रोंग ने पूछा। अपने पति के चेहरे पर चिंता देखकर श्रीमती वू ने सिर हिलाया। उन्होंने खुद मुझसे वादा किया है। वैद्यराज जी ऐसे इंसान नहीं हैं जो अपने वादे से मुकर जाएं, है ना? मैंने तो बस यही सुना था कि वैद्यराज जी को बुलाना बहुत मुश्किल है, पर मैंने ये कभी नहीं सुना कि वे अपने वादे के पक्के नहीं हैं। इसका मतलब वे ज़रूर आएंगे। श्रीमती वू ने अपने पति की ओर थोड़ी चिंता से देखा। हालांकि मैंने सुना है कि वैद्यराज जी के युवराज विक्रमदेव से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। क्या वैद्यराज जी को यहाँ बुलाने से आप पर कोई बुरा असर पड़ेगा? अधिकारी लिन रोंग अभी अभी अपनी पत्नी और बेटी के साथ शहर के बाहर से राजधानी लौटे थे ताकि वे सम्राट को अपने काम का ब्यौरा दे सकें। उन्होंने पहले ही सुन रखा था कि अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो सम्राट उन्हें राजधानी में ही कोई बड़ा पद सौंपने वाले थे। हालांकि अधिकारी लिन रोंग राजधानी में अपने पुराने समय से ही भाप गए थे कि सम्राट युवराज विक्रमदेव को लेकर हमेशा से थोड़े सतर्क और चौकन्ने रहते थे, यहाँ तक कि तब भी जब युवराज एक छोटे बच्चे थे। अब जब युवराज विक्रमदेव बड़े हो चुके हैं तो जाहिर है कि सम्राट उनसे और भी ज्यादा चौकन्ने होंगे, है ना? अगर वे युवराज विक्रमदेव से जुड़े किसी इंसान से कोई वास्ता रखेंगे तो पता नहीं सम्राट को अगर यह बात पता चली तो वे नाराज होंगे या क्या सोचेंगे।
इस बार लिनरोंग के राजधानी लौटने पर न जाने कितने राजनीतिक दुश्मन उन्हें नीचा दिखाने या उनके खिलाफ साजिश रचने की ताक में बैठे होंगे। अपनी पत्नी की चिंता सुनकर अधिकारी लिनरोंग मुस्कुराए। उन्होंने उसका हाथ थामा और धीरे से उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। राजधानी में न जाने कितने अनगिनत लोगों ने वैद्यराज जी से इलाज करवाया है या उनसे इलाज करवाना चाहते हैं, इसलिए महाराज को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। मैंने यह अपनी बेटी के लिए किया है और महाराज इस बात को समझेंगे। राजधानी वापस लौटते समय रास्ते में उनकी बेटी एक अजीब बीमारी का शिकार हो गई थी। उन्होंने रास्ते में कई दवाखानों में दिखाया पर कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। राजधानी लौटने के बाद श्रीमती वू ने भी कई दवाखानों के चक्कर काटे और कई वैद्यों से सलाह ली, पर किसी के पास कोई इलाज नहीं था। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ वैद्यराज जी पर टिकी थी। वैद्यराज जी आ गए हैं। एक दासी दौड़ती हुई आई और उसने खुशी खुशी खबर दी। अधिकारी लिनरोंग तुरंत खड़े हुए और वे खुद वैद्यराज जी का स्वागत करने बाहर गए। वैद्यराज जी अपने एक शिष्य के साथ अंदर आए और अधिकारी लिनरोंग को देखकर वे ठिठके, मालिक लिन। वैद्यराज जी, क्या आपको अभी भी मेरी याद है? अधिकारी लिनरोंग थोड़े हैरान थे। वे 10 सालों तक राजधानी से दूर रहे थे और वैद्यराज जी भी 10 साल पहले राजमहल से रिटायर होने वाले थे। उन दोनों की दरअसल बहुत ज़्यादा मुलाकातें नहीं हुई थीं और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वैद्यराज जी उन्हें अभी भी पहचान लेंगे। पूर्व सम्राट ने एक बार मालिक लिन की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि आप एक बेहद ईमानदार और बेदाग अधिकारी हैं और आप मुकदमों का फैसला बहुत सूझबूझ से करते हैं, इसलिए मेरे मन में आपकी एक गहरी छाप रह गई। अधिकारी लिनरोंग ने अपने दोनों हाथ जोड़े और राजमहल की दिशा में सम्मान से सिर झुकाया। मैं पूर्व सम्राट की इतनी बड़ी तारीफ के लायक नहीं हूँ। मुझे लगा था कि राजधानी लौटने पर मुझे एक बार फिर पूर्व सम्राट के दर्शन करने का मौका मिलेगा, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि पूर्व सम्राट इस तरह दुनिया छोड़ जाएंगे। चलिए पहले आपकी बेटी को देखते हैं, वैद्यराज जी ने कहा। अधिकारी लिनरोंग को लगा कि वैद्यराज जी का बर्ताव बहुत अच्छा और मददगार था। उन्होंने पहले सुन रखा था कि इस बूढ़े वैद्य का मिजाज थोड़ा चिड़चिड़ा है। क्या ये सचमुच मेरी पत्नी के कहे अनुसार उसी लड़की रुक्मिणी के कारण था जो उन्हें तांगे में मिली थी? अधिकारी लिनरोंग और उनकी पत्नी की बस यही एक बेटी थी। सुश्री लिन का असली नाम यानरान था और वह 14 साल की थी। वह लड़की, जिसे इस उम्र में बेफिक्र और चुलबुला होना चाहिए था, अब बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं और उसका चेहरा कागज की तरह सफ़ेद पड़ चुका था। उसकी पलकों पर लाल खून की नसें उभरी हुई थीं और कंबल के बाहर रखे उसके हाथ सूखकर हड्डियों का ढांचा बन गए थे, पर उसके चेहरे पर अभी भी बचपन का थोड़ा सा भोलापन और मांस बाकी था। उसके वे हाथ, अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर श्रीमती वू के आंसू फिर से छलकने वाले थे। श्रीमती वू ने कल बताया था कि यह छोटी बच्ची पिछले आधे महीने से ऐसी ही है। आधे महीने पहले इसकी हालत कैसी थी? वैद्यराज जी भी लिन यानरान की हालत देखकर चौंक गए थे और उन्होंने तुरंत बहुत ध्यान से उसकी जांच शुरू कर दी। उन्होंने लिन यानरान की पलकें उठाईं और ये देखकर सन रह गए कि उसकी आंखें पूरी तरह खून जैसी लाल थीं। श्रीमती वू ने कल इसकी आंखों के बारे में तो कुछ नहीं बताया था। यानरान की आंखों को क्या हुआ है? श्रीमती वू घबरा गईं। वह पूरे रास्ते लगभग सोती ही रही और जब वह उठती थी तो उसकी आंखें बमुश्किल खुल पाती थीं। मैंने कभी उसकी आंखों की जांच नहीं की। उन्होंने कभी खुद अपनी बेटी की पलकें उठाकर देखने के बारे में सोचा ही नहीं था। खून जैसी लाल पुतलियां, ये कैसे हो गया? श्रीमती वू ने अपने आंसू पोंछे। यानरान पहले इतनी दुबली नहीं थी। उसे अच्छा खाना पसंद था और वह खाने में नखरे नहीं करती थी। वह हमेशा बाहर घोड़े की सवारी करने और तीरंदाजी करने जाती थी। वह बहुत जिंदादिल और फुर्तीली थी, उन नाजुक और कमज़ोर लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसके हाथों पर पहले अच्छा खासा मांस था, पर जब से वह बीमार पड़ी है वह दिन ब दिन सूखती जा रही है। ये बहुत अजीब है। उसके हाथ बहुत तेज़ी से सूख गए और उसकी त्वचा भी बहुत खुरदरी हो गई। हमने उस पर कई तरह के लेप और मरहम लगाए, पर किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, श्रीमती वू ने यह भी देखा था कि पिछले कुछ दिनों में लिन यानरान के बालों में कुछ सफ़ेद बाल भी उगाए थे। वह सिर्फ 14 साल की है। उनके परिवार में इतनी कम उम्र में बाल सफ़ेद होने की कोई बीमारी नहीं थी। क्या वह अभी तक एक बार भी नहीं उठी है? पहले वह कभी कभी उठ जाती थी और मैं उसे थोड़ा खाना पानी खिला पाती थी, पर पिछले 2 दिनों से वह बिल्कुल नहीं उठी है और मैं उसे कुछ नहीं खिला पा रही हूँ। मैं बस किसी तरह उसे 1-2 घूंट पानी पिला देती हूँ। श्रीमती वो खुद अपनी बेटी की देखभाल कर रही थी, इसलिए उन्हें ये सब अच्छी तरह पता था। वैसे परसों वह एक बार उठी थी। मैंने उसे कुछ खाना खिलाया था, पर उसने सब उल्टी करके निकाल दिया। उसी वाकये की वजह से उस लड़की रुक्मिणी ने कहा था कि उसे बीमारी की कोई बदबू आ रही है। श्रीमती वू को फिर से रुक्मिणी की याद आई। वैद्यराज जी ने लिन यानरान की जांच की और उसकी नब्ज टटोली, पर नतीजे ने उनके दिल को भारी कर दिया।
अधिकारी लिनरोंग भी लोगों का चेहरा पढ़ने में माहिर थे और वैद्यराज जी के चेहरे के भाव देखते ही उन्हें तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वैद्यराज जी, मेरी बेटी को कौन सी बीमारी है? वैद्यराज जी एक पल के लिए हिचकिचाए, पर उन्होंने सच बताने का फैसला किया। आपकी बेटी की उम्र 14 साल है ना? जी हाँ, श्रीमती वू ने जल्दी से सिर हिलाया। क्या हुआ? क्या उसकी उम्र में कोई परेशानी है? पर इस वक्त वह बहुत कमज़ोर है, उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं और उसकी नब्ज़ किसी 60 साल की बूढ़ी औरत जैसी है। लिन यानरान के हाथ किसी बूढ़ी औरत के हाथों जैसे लग रहे थे। क्या आपने क्या कहा? श्रीमती वो इतनी बुरी तरह चौंक गईं कि वे लगभग ज़मीन पर गिर ही पड़ी थीं, पर अधिकारी लिनरोंग ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। वैद्यराज जी, इसका क्या मतलब है? वैद्यराज जी ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। वह बहुत तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। उसकी नब्ज़ बता रही है कि उसका शरीर अब एक कमज़ोर और लाचार बूढ़ी औरत के शरीर जैसा हो गया है, जिसमें जीवन ऊर्जा नाम मात्र की भी नहीं बची है। एक 14 साल की बच्ची की नब्ज़ तेज़ और मजबूत होनी चाहिए, उसके दिल की धड़कन और खून का बहाव स्वस्थ होना चाहिए, और उसकी त्वचा तथा नसों को दबाने पर उनमें कसाव महसूस होना चाहिए। पर उनकी जांच के नतीजों के मुताबिक लिन यानरान का शरीर, अंदर और बाहर दोनों तरफ से, किसी कमसिन लड़की जैसा नहीं था। वैद्यराज जी ने उसके नाखूनों की तरफ इशारा किया। उसके नाखून देख रहे हैं? आप सिर्फ किसी के नाखूनों को देखकर ही उसकी सेहत और जीवन ऊर्जा के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। लिन यानरान के नाखूनों की चमक और रंग पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, वे सफ़ेद लग रहे थे जिनमें हल्का सा भूरा बैंगनी रंग झलक रहा था। नाखूनों पर खड़ी धारियां बन गई थीं और उनके किनारों पर एक अस्वस्थ सी सफ़ेदी आ गई थी, जिससे वे ऐसे लग रहे थे मानो वे भुरभुरे होकर टूटने वाले हों। बीमार पड़ने से पहले वह सचमुच ऐसी नहीं थी, उसके नाखून गुलाबी और चमकदार थे, सच में। श्रीमती वो रोने लगी और उन्होंने वैद्यराज जी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। तो इसका मतलब वह सिर्फ बीमार है, और एक बार यह बीमारी ठीक हो जाए तो वह फिर से पहले जैसी हो जाएगी, है ना? उन्होंने वैद्यराज जी की ओर लगभग मिन्नत भरी नज़रों से देखा, इस उम्मीद में कि वे उन्हें तुरंत कोई सकारात्मक और उम्मीद से भरा जवाब देंगे। पर वैद्यराज जी कभी भी मीठी बातें करने वाले नर्म दिल बुजुर्ग नहीं थे, वे हमेशा सच बोलते थे। नहीं, मैं उसे एक कोमल और पौष्टिक काढ़ा लिख सकता हूँ, जो शायद उसके बूढ़े होने की इस रफ्तार को धीमा कर दे। 3 दिनों तक सुई चिकित्सा करने के बाद उसका खून का बहाव थोड़ा बेहतर हो जाएगा और उसे होश आ जाना चाहिए। पर मैं उसे वापस उसकी पुरानी हालत में नहीं ला सकता। क्यों? श्रीमती वू ने कांपती आवाज़ में पूछा। क्योंकि मैं ये पता ही नहीं लगा पा रहा हूँ कि उसे क्या बीमारी है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह बस समय से पहले बूढ़ी हो गई है, पर ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई बीमारी है। इसलिए वे उसके इलाज का कोई सही तरीका ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। अधिकारी लिनरोंग के चेहरे का रंग बदल गया। वैद्यराज जी, कृपया मेरी बेटी को बचा लीजिए, वह पहले ऐसी नहीं थी। वह सचमुच बीमार है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप जो कीमत मांगेंगे मैं चुकाने को तैयार हूँ। श्रीमती जी, अधिकारी लिनरोंग ने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उन्हें आगे कुछ भी कहने से रोक दिया। वे समझ सकते थे कि ऐसा नहीं था कि वैद्यराज जी उनकी मदद नहीं करना चाहते थे, बल्कि वे सचमुच इसके लिए लाचार थे। अगर वे अपनी हैसियत या पैसों का रुतबा दिखाकर उन्हें राज़ी करने की कोशिश करेंगे तो इससे वैद्यराज जी नाराज़ हो सकते थे। क्या वैद्यराज जी ने कभी अपनी ज़िंदगी में पैसों की कमी देखी थी? हालांकि वैद्यराज जी इस बात पर नाराज़ नहीं हुए, क्योंकि उन्हें खुद लिन यानरान की यह हालत देखकर दुख हो रहा था। कृपया वैद्यराज जी, आप कोई नुस्खा लिख दीजिए और सुई चिकित्सा शुरू कीजिए, अधिकारी लिनरोंग ने अपने दुख को दबाते हुए कहा। वैद्यराज जी ने सिर हिलाया। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी उसे होश में लाना है। एक बार जब उसे होश आ जाएगा तो हम उससे तफसील से पूछ सकते हैं कि बीमारी शुरू होने से पहले वह कहाँ गई थी, या उसने ऐसा क्या खाया था जो उसे नहीं खाना चाहिए था। हैं? ये कहते कहते वैद्यराज जी को अचानक अपनी और अपने पोते की हालत याद आ गई, जिसके बारे में सुश्री रुक्मिणी ने पहले उनसे पूछताछ की थी। अब सुश्री लिन को भी ऐसी ही अजीब बीमारी है। वैद्यराज जी ने श्रीमती वू की तरफ देखा। क्या दूसरी बिटिया रानी रुक्मिणी ने आपसे कुछ कहा था? दूसरी बिटिया रानी रुक्मिणी? उसी ने तो आपको मुझे ढूंढने के लिए भेजा था। क्या आपने नहीं कहा था कि आपने उसे अपनी सवारी में बिठाया था? तो क्या वह दूसरी बिटिया रानी रुक्मिणी थी? श्रीमती वू ने जल्दी से रुक्मिणी की बताई हुई सारी बातें दोहरा दीं। उन्होंने वैद्यराज जी की ओर घबराहट से देखा। क्या वे दूसरी बिटिया रानी रुक्मिणी भी कोई वैद्य हैं? क्या वे आपकी शिष्या हैं? किसी लड़की को वैद्यकीय काम सिखाना या उसे अपनी शिष्या बनाना कोई बहुत अचरज की बात नहीं थी। पर उनकी बात सुनकर वैद्यराज जी की दाढ़ी फड़कने लगी और उन्होंने तुरंत अपना हाथ हिलाकर इनकार किया। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि मैं उनका गुरु बन सकूं? सुश्री रुक्मिणी ने उस वक्त कुछ भी साफ नहीं कहा था, पर शायद यह इसलिए था क्योंकि उन्होंने लिन यानरान को खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था।
वैद्यराज जी के दिमाग में यह बात चल रही थी, पर उनकी यह फैसला करने की हिम्मत नहीं हुई कि वे श्रीमती वो को सीधे रुक्मिणी के पास भेज दें। उन्होंने लिन यानरान के लिए एक नुस्खा लिखा, किसी को दवा लाने के लिए भेजा और फिर लिन यानरान की सुई चिकित्सा की। हालांकि ये सुई चिकित्सा लगातार 3 दिनों तक करनी थी। लिन परिवार के घर से निकलने के बाद वैद्यराज जी खुद को रोक नहीं पाए और वे सीधे रुद्र निवास जा पहुंचे। रुद्र निवास का मुंशी बूढ़ाहू पिछले 2 दिनों से पागल हुए जा रहा था। वह अपने बेटे को लेकर राजधानी के हर वैद्य के पास गया, पर कोई भी हुदली के हाथ का इलाज नहीं कर पाया। इन 2 दिनों में हुदली दर्द के मारे इतना चीख चुका था कि उसकी आवाज़ बैठ गई थी। उसके हाथ में इतना जानलेवा दर्द था कि वह दिन रात बस चीखता और कराहता रहता था। पर बाहर से उसका हाथ बिल्कुल ठीक लग रहा था, उस पर कोई जख्म या खरोंच तक नहीं थी। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि न तो उसका हाथ मुड़ा था, न खरोंच आई थी और न ही उस पर किसी ने प्रहार किया था। मुंशी भी अब पूरी तरह टूट चुका था और हताश था। तभी दरबान ने आकर खबर दी कि वैद्यराज जी आए हैं और दूसरी बिटिया रानी से मिलना चाहते हैं। क्या वे फिर आ गए? मुंशी अचानक उछल पड़ा। अरे, वे तो वैद्यराज जी हैं, चमत्कारी राजवैद्य! वह चिल्लाते हुए तेजी से बाहर भागा। वैद्यराज जी को आदर के साथ मुख्य कक्ष में लाया गया और जब मुंशी उन्हें मक्खन लगाते हुए खुशामदी अंदाज में उनके लिए गर्म चाय बनाने लगा तो उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। मैं दूसरी बिटिया रानी से मिलना चाहता हूँ। मैं यहाँ रुद्र परिवार के किसी और सदस्य से मिलने नहीं आया हूँ। मुंशी ने एक बेहद बनावटी और खुशामद भरी मुस्कान, जो असल में बहुत भद्दी लग रही थी, अपने चेहरे पर सजा ली। वैद्यराज जी, क्या आप हमारी बिटिया रानी की पट्टियाँ बदलने आए हैं? रुक्मिणी के सिर की चोट इतनी गहरी थी कि रुद्र परिवार के सभी लोगों को लगा था कि उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। पर क्या सचमुच वैद्यराज जी को पट्टियाँ बदलने के लिए खुद यहाँ आने की ज़रूरत है? वैद्यराज जी शांत और गंभीर बने रहे। वे जाहिर तौर पर रुक्मिणी से मिलने का अपना असली मकसद नहीं बता सकते थे। मैंने दूसरी बिटिया रानी को बुलाने के लिए किसी को भेज दिया है, मुंशी ने अपने हाथ मलते हुए कहा। पर वैद्यराज जी, क्या आप कृपया मेरे बेटे के हाथों की जांच कर सकते हैं? हाथों की जांच? मुंशी ने जल्दी से सारी बात समझाई। वैद्यराज जी यकीनन उसका इलाज कर सकते हैं, है ना? उनके अलावा भला कौन इसका इलाज कर सकता है? हालांकि वैद्यराज जी ने मुंशी की बातों में एक बहुत ही दिलचस्प बात पकड़ ली। तुमने कहा कि उस रात जब तुम दूसरी बिटिया रानी को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तब तक सब ठीक था और फिर अचानक तुम्हें दर्द होने लगा। मुंशी को अनजाने में ही रुक्मिणी पर थोड़ा शक हो रहा था। उसे ये तो नहीं लगता था कि उसमें ऐसा कुछ करने की कोई काबिलियत थी, पर उसे यकीन था कि वह बहुत मनहूस और बुरी किस्मत वाली है। जी हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, बस अचानक बिना किसी वजह के बहुत भयानक दर्द होने लगा। वैद्यराज जी ने अपनी दाढ़ी सहलाई और मुंशी की तरफ उनकी नज़रें थोड़ी ठंडी और सख्त हो गईं। तो जाहिर है कि इसने दूसरी बिटिया रानी के साथ बदतमीजी की होगी। ऐसे इंसान की जान बचाने का क्या फ़ायदा? इसे दर्द में तड़पने दो। मैं इसका इलाज नहीं कर सकता। नहीं वैद्यराज जी, आपने तो अभी तक उसकी जांच भी नहीं की है। मुंशी हक्का बक्का रह गया। बिना जांच किए ही उन्हें कैसे पता चल गया कि यह बीमारी लाइलाज है? तो फिर मैं इसे दूसरे शब्दों में कहता हूँ, मैं इसका इलाज नहीं करूँगा। इतना कहकर वैद्यराज जी खड़े हो गए। मैं खुद सुख निवास चला जाता हूँ। मुंशी अपने सदमे से बाहर आया। वैद्यराज जी! वह उनके पीछे पीछे भागा और तभी उसने काव्या को उसी दिशा से आते देखा। वैद्यराज जी! सुश्री काव्या, क्या तुम्हारी मालकिन अंदर हैं? वैद्यराज जी ने राहत की सांस ली। जब मुंशी ने काव्या को वैद्यराज जी सुख निवास एल की तरफ ले जाते हुए देखा तो वह गुस्से से इतना तिलमिला गया कि पैर पटकने लगा। 2-3 रात अच्छी तरह सोने के बाद रुक्मिणी को अब थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था। चुटकी उससे बात कर रही थी। पता नहीं कल रात अन्नपूर्णा को क्या हो गया था, उसने 2 दासियां यहाँ भेजीं। वे कह रही थीं कि वे सुश्री की मालिश करना चाहती हैं और सुश्री को नहलाने के लिए कुछ खुशबूदार फूल भी लाई थीं। उसने कहा कि ये सब राजघराने से मिले तोहफे हैं, महल की ऐसी चीज़ें जिनका लुत्फ़ सुश्री ने पहले कभी नहीं उठाया होगा। काव्या और चुटकी दोनों ने उस दासी को 2 बार साफ मना करके वापस लौटा दिया था। ये बहुत अजीब था कि अन्नपूर्णा, जो पहले रुक्मिणी से इतनी बुरी तरह पेश आ रही थी, अचानक उसके प्रति इतनी मेहरबान होने की कोशिश क्यों कर रही थी। और रुक्मिणी उस वक्त गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए उसका महज नहाने के लिए उठना तो नामुमकिन ही था। यकीनन उसके इरादे नेक नहीं हैं, रुक्मिणी ने कहा। बिल्कुल सुश्री, वैद्यराज जी आ गए हैं। जब रुक्मिणी ने सुना कि वैद्यराज जी आए हैं तो उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक कौंधी। उन्हें अंदर ले आओ। जब वैद्यराज जी अंदर आए और उन्होंने रुक्मिणी को देखा तो वे पहली नज़र में ही बोल पड़े, सुश्री रुक्मिणी आज काफ़ी तरोताज़ा और बेहतर लग रही हैं। ये साफ तौर पर नज़र आ रहा था। रुक्मिणी के पीले और कमज़ोर चेहरे पर आखिरकार कुछ रंगत लौट आई थी।
श्रीमती फू द्वारा भेजे गए उन पौष्टिक काढ़ों का बहुत बहुत शुक्रिया। याओ लिन ने बहुत सारे औषधीय पकवान और 1 सदी पुराना जिनसेंग भेजा था। कल ही उसने किसी के हाथ एक कटोरा सूप भी भिजवाया था और कहा था कि उसे 10 तरह की जड़ी बूटियों को 5 घंटे तक धीमी आंच पर पकाकर बनाया गया है। उसने ये भी कहा था कि इसे पकाते समय बीच में कुछ और चीज़ें भी डालनी पड़ती हैं और आंच पर काबू रखना बहुत मुश्किल होता है। उसे डर था कि काव्या और चुटकी इसे ठीक से पकाना नहीं जानती होंगी, इसलिए उसने इसे खुद घर पर पकाया और सीधे यहाँ भिजवा दिया। वह औषधीय भोजन सचमुच खून और जीवन ऊर्जा बढ़ाने का एक बेहतरीन जरिया था। रुक्मिणी ने उस शिष्टता की दिल से कद्र की। आपने उनके बेटे की जान बचाई है तो ये बस उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करने का एक छोटा सा तरीका था, इसके लिए धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैद्यराज जी ने अपना हाथ हिलाया, फिर वे बहुत उत्सुकता से उसकी तरफ देखते हुए बोले, दूसरी बिटिया रानी, क्या आपको पता है कि सुश्री लिन को क्या हुआ है? वह बूढ़ा वैद्य, जिसके बारे में मशहूर था कि उसका मिजाज बहुत कड़क और चिड़चिड़ा है, अब किसी बच्चे की तरह बेताबी से रुक्मिणी के जवाब का इंतजार कर रहा था। सुश्री लिन, वे श्रीमती वो की बेटी हैं। ओह, मुझे नहीं पता, मैं सुश्री लिन से कभी नहीं मिली, रुक्मिणी ने कहा। पर वैद्यराज जी की उत्सुकता देखकर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, क्या सुश्री लिन की बीमारी कुछ अजीब है? बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं उसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। रुक्मिणी ने अपना चेहरा हाथों पर टिका लिया, उसमें ऐसा क्या अजीब है? सुश्री लिन महज 14 साल की हैं, पर उनका शरीर और उनकी नब्ज किसी 60 साल की बूढ़ी औरत जैसी हो गई है। उनके हाथ भी बहुत दुबले और सूखकर पंजों जैसे हो गए हैं, उनकी त्वचा पर झुर्रियां पड़ गई हैं और वे ऐसे लग रहे हैं मानो उन पर जल्द ही बुढ़ापे के धब्बे उभरने वाले हों। उफ, ये सुनकर काव्या और चुटकी की आंखें अचरज से फटी की फटी रह गईं। क्या ऐसी भी कोई बीमारी होती है? वैद्यराज जी ने एक ठंडी सांस ली, पर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर उसे बीमारी क्या है। रुक्मिणी की भौहें सिकुड़ गईं। मैं उसे होश में तो ला सकता हूं, पर होश में आने के बाद उसे लगातार दवाएं लेनी पड़ेंगी और बहुत नाजुक हिफाजत में रखना पड़ेगा। कुछ कहना मुश्किल है, हो सकता है कि वह चंद सालों से ज्यादा जिंदा भी न रह पाए। आखिरकार वह सचमुच एक कमजोर बूढ़ी औरत जैसी लग रही थी। क्या वह अभी भी बेहोश है? उसके हाथों के अलावा क्या उसका चेहरा भी बूढ़ा हो गया है? उसका चेहरा तो ठीक है, पर उसकी रंगत बहुत पीली और खराब है। ओह, और उसकी आंखें खून जैसी लाल हैं। रुक्मिणी ने अचानक अपना हाथ नीचे किया और झटके से सीधी होकर बैठ गई। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर न जाने क्यों वैद्यराज जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और वे बिना किसी वजह के उत्साहित महसूस करने लगे। दूसरी बिटिया रानी, क्या उस पर भी यम की छाया का साया पड़ा है? उसके साथ यकीनन कुछ बुरा हुआ है ना? उस बूढ़े वैद्य के चेहरे पर इस तरह की उत्सुकता और उत्साह देखकर रुक्मिणी खुद को हंसने से रोक नहीं पाए। वैद्यराज जी, इसमें इतना उत्साहित होने वाली क्या बात है? वैद्यराज जी ने अपने होंठ भींचे। बात उत्साह की नहीं है, मैं तो बस ये सोच रहा था कि क्या मुझे दूसरी बिटिया रानी को फिर से किसी की जान बचाते हुए देखने का मौका मिलेगा। रुक्मिणी ने पूछा, क्या लिन परिवार अभी अभी राजधानी रहने आया है? वैद्यराज जी ने तब उसे लिन परिवार के बारे में सब कुछ बताया। लिन परिवार को एक ऊंचा और रसूखदार घराना माना जा सकता है। अधिकारी लिन रोंग अपनी बड़ी पीढ़ी के सबसे होनहार वारिस हैं। जब वे जवान थे तब तत्कालीन पूर्व सम्राट ने उन्हें जिंगझौ प्रांत भेजा था। जब वे वहां के अधिकारी थे तो वे मुकदमों का फैसला बड़ी सूझबूझ और बिना किसी भेदभाव के करते थे। उस समय राजधानी में उनका बहुत नाम था। काव्या ने बीच में कहा, मुझे भी अधिकारी लिन रोंग के बारे में याद है। वैद्यराज जी ने सिर हिलाया और बोले, बाद में किसी मुकदमे की वजह से ऐसा लगा कि कुछ बड़े लोग उसमें फंसने वाले थे, पर असल बात किसी को नहीं पता और इस बारे में ज्यादा बात करने की मनाही है। खैर, उस घटना के बाद अधिकारी लिन रोंग का ओहदा घटा दिया गया और उन्हें एक बहुत गरीब और पिछड़े इलाके में अधिकारी बनाकर भेज दिया गया। उनका ओहदा घटा दिया गया था। जब अधिकारी लिन रोंग की पत्नी श्रीमती वो मुझसे मिलने आईं तो फू शून ने उनके बारे में पूछताछ की और पता चला कि अधिकारी लिन रोंग ने पिछले 10 सालों में राजधानी से बाहर रहते हुए कई बड़े और सराहनीय काम किए हैं, जिनमें डाकुओं और लुटेरों का खात्मा करना भी शामिल है। वे राजधानी अपने काम का ब्यौरा देने लौट रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर कोई अनहोनी नहीं हुई तो शायद वे अब राजधानी में ही रुकेंगे। रही बात श्रीमती वू की, तो उनका परिवार राजधानी के बहुत अमीर व्यापारियों में से है। हालांकि अधिकारी लिन रोंग के साथ हुए उस हादसे के बाद से वो परिवार भी हमेशा खामोश ही रहा है। वैद्यराज जी एक पल के लिए रुके। मैं बस ये सोच रहा था कि क्या दूसरी बिटिया रानी ने यह नहीं कहा था कि वे घर जाकर भी इलाज कर सकती हैं और उसकी फीस ले सकती हैं? लिन परिवार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। रुक्मिणी जोर से हंस पड़ी। अब उसे पूरी बात समझ आ गई। दरअसल वैद्यराज जी उसके लिए ग्राहक ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या अधिकारी लिन रोंग भी यही चाहते हैं कि मैं जाकर उनकी बेटी को देखूं?
वैद्यराज जी ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने अभी तक उन्हें आपकी काबिलियत के बारे में कुछ नहीं बताया है। क्या उन्हें पहले उसकी मर्जी नहीं पूछ लेनी चाहिए थी? ये लड़की उनकी और उनके पोते दोनों की जान बचाने वाली थी। वैद्यराज जी ने कहा कि लिन्यानरान 3 दिनों में होश में आ जाएगी। जी हाँ, उन्हें इस बात का पूरा यकीन था। रुक्मिणी ने एक पल के लिए सोचा, तो फिर हम उसके होश में आने का इंतजार करते हैं। अगर उसके होश में आने के बाद भी वैद्यराज जी उसकी बीमारी की जड़ तक नहीं पहुंच पाए, तो फिर हम अधिकारी लिनरोंग से इस बारे में बात करेंगे। वैद्यराज जी मान गए। चूंकि वे वहां आ ही गए थे, तो उन्होंने रुक्मिणी के जख्मों की पट्टियां बदलने का भी काम कर दिया। जब वे जाने वाले थे, तो उन्हें मुंशी की याद आई। रुद्र निवास के मुंशी ने अभी अभी मुझसे अपने बेटे के हाथों की जांच करने को कहा था। आप उसकी फिक्र मत कीजिए वैद्यराज जी। तो यकीनन यह उसी का काम था। वैद्यराज जी तुरंत रुक्मिणी का इशारा समझ गए। वापस लौटते समय वे फिर से अपनी जांघ पर हाथ मारने से खुद को रोक नहीं पाए। सुश्री रुक्मिणी के पास सचमुच ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं। वह न सिर्फ अजीब बीमारियों का इलाज कर सकती है, बल्कि वह लोगों को ऐसी खौफनाक और अजीब बीमारियों का शिकार भी बना सकती है। लगता है कि कोई भी सुश्री रुक्मिणी को आसानी से नहीं सता पाएगा। पर वैद्यराज जी फिर से उलझन में पड़ गए। अगर रुक्मिणी इतनी ही ताकतवर थी, तो उसे पहले सिर में इतनी गहरी चोट कैसे लग गई? उधर अन्नपूर्णा इस बात से बुरी तरह कुढ़ी हुई बैठी थी कि पिछले 2 दिनों से उसे रुक्मिणी के दाएं टखने पर उस जन्म निशान की जांच करने का मौका ही नहीं मिल पाया था। ये सब युवराज विक्रमदेव द्वारा रुक्मिणी को दी गई उन 2 दासियों की वजह से था। वे दोनों तो रुक्मिणी की किसी वफादार कुतिया की तरह पहरा दे रही थीं। मालकिन, क्या राजकुमारी चांदनी ने बड़ी बिटिया रानी राधिका को न्योता नहीं भेजा है? क्यों न हम दूसरी बिटिया रानी को भी साथ ले चलें? उसकी दासी ने अपनी आंखें चालाकी से घुमाते हुए सुझाव दिया। राजकुमारी चांदनिंग और राधिका बहुत अच्छी सहेलियां थीं। राजकुमारी चांदनिंग उन चंद लोगों में से एक थी जिन्हें यह पता था कि राधिका की सगाई दूसरे राजकुमार से हो चुकी है। आमतौर पर राधिका की जैसी पारिवारिक हैसियत थी, उसे कभी राजकुमारी चांदनिंग के ऊंचे हलकों में उठने बैठने का मौका नहीं मिलता, पर उसकी दूसरे राजकुमार से सगाई ही वह वजह थी जिसके कारण राजकुमारी चांदनिंग ने उसे अपने साथ रखना शुरू कर दिया था। इस वक्त जाहिर है कि यह न्योता कोई खाने पीने, मजे करने या दावत उड़ाने के लिए नहीं था। राजकुमारी चांदनिंग अपनी करीबी सहेलियों को पूर्व सम्राट के लिए कुछ धार्मिक ग्रंथ और पांडुलिपियां लिखने के लिए बुला रही थी, इस उम्मीद में कि शायद सम्राट उनकी इस वफादारी और पितृभक्ति को देख लें। राधिका यकीनन ऐसे न्योते को ठुकरा नहीं सकती थी। उसे साथ ले जाएं। क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि हम उसे राजकुमारी चांदनिंग जैसी कुलीन महिलाओं के सामने अपनी साख और चेहरा बनाने का मौका दे रहे हैं? अन्नपूर्णा ने अपनी भौहें सिकुड़ी। उसे यह बहुत बुरा ख्याल लगा। मालकिन, सुश्री अवनी भी तो यकीनन वहीं होंगी। अन्नपूर्णा की योजना सुनकर राधिका को भी यह बात काफी दिलचस्प लगी। माँ, मुझे लगता है ये तरीका ठीक रहेगा। अन्नपूर्णा अभी भी थोड़ी उलझन में थी। मुझे वह लड़की थोड़ी अजीब लग रही है। वह भी अभी राजधानी लौटी है और उसने युवराज विक्रमदेव के सामने अपनी जगह बना ली है। वैद्यराज जी भी उससे बहुत अदब से पेश आ रहे हैं। अगर हम उसे दोबारा बाहर जाने देंगे तो न जाने वह अपने लिए कुछ और मददगार न ढूंढ ले। उस दासी का इरादा यह था कि एक बार वे घर से बाहर निकल जाएं, तो वे किसी तरह रुक्मिणी के जूते मोजे उतारकर उसके दाएं टखने पर उस जन्म निशान की जांच करने का मौका ढूंढ सकती थीं। और तो और प्रधानमंत्री की बेटी सुश्री अवनी को युवराज विक्रमदेव की सगाई के बारे में पहले ही खबर लग चुकी होगी और वह यकीनन रुक्मिणी को आसानी से नहीं छोड़ेगी। राधिका मुस्कुराए और उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, जरा सोचो, हम वहाँ जा किस लिए रहे हैं? धार्मिक ग्रंथ लिखने। हाँ, हम सब वहाँ ग्रंथ की नकल उतारने जा रहे हैं। राजकुमारी चांदनिंग उन ग्रंथों को राजमहल में ले जाएंगी और शायद सम्राट और राजमाता भी उन्हें देखें। मेरे लिए यह अपना हुनर और साख दिखाने का एक बहुत बड़ा मौका है, पर मेरी दूसरी बहन तो गांव में पली बड़ी है। अन्नपूर्णा तुरंत समझ गई कि राधिका का इशारा किस तरफ था। बिल्कुल सही, तेरी दादी और तीसरे चाचा ने तो उस लड़की को कभी पढ़ाई करने ही नहीं दी। उसने सिर्फ 6 साल की उम्र तक ही 2 साल पढ़ाई की थी। वह अपना नाम लिख ले, वही बहुत बड़ी बात है। और वह ग्रंथ लिखने के सपने देख रही है। 6 साल की उम्र से पहले रुक्मिणी राजधानी में ही रहती थी। उस समय उसने भी 4 ग्रंथ और 5 शास्त्र, सुलेख और सुई धागे का काम सीखा था, पर उसने महज 2 साल ही पढ़ाई की थी। गांव भेजे जाने के बाद बुढ़िया दादी ने यकीनन रुक्मिणी के साथ किसी दासी जैसा बर्ताव किया होगा। सुना है कि उसे गांव में रोजाना खेतों में काम करना पड़ता था और उसे कभी कलम छूने का मौका नहीं मिला। अगर उसे धार्मिक ग्रंथ लिखने को कहा गया तो क्या यह उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं होगी? अन्नपूर्णा ने अपनी हंसी दबाई, पर तभी उसके दिमाग में एक और सवाल कौंधा, पर क्या वह हमारे साथ जाएगी? उसे तो पता भी नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं।
उसने बस यही कहा कि चूंकि सब जा रहे हैं और अब जब उसकी सगाई हो चुकी है तो वह भी युवराज विक्रमदेव की साख बचाए रखने के लिए यकीनन जाएगी, राधिका ने कहा। ठीक है, जाओ और उन्हें बता दो। इसके बाद राधिका सुख निवास की तरफ चल दी। रुक्मिणी असल में अपने नए कपड़े पहनकर देख रही थी। युवराज भवन की ओर से भेजे गए रेशम के 3 थानों से कपड़े सिलने के लिए काव्या और चुटकी उसका नाप लेने वाली थीं। पर इससे पहले वे रुक्मिणी के लिए बाजार से 2 नए जोड़े खरीद लाई थीं। दूसरी बहन, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। जब राधिका को अंदर आने दिया गया तो रुक्मिणी के नए कपड़े देखकर उसे अंदर ही अंदर जलन महसूस हुई, क्योंकि इससे पहले रुक्मिणी उसके पुराने कपड़े पहन रही थी और वे ऐसे कपड़े थे जो राधिका को खुद पसंद नहीं थे। उनके रंग और डिज़ाइन बहुत भड़कीले थे और रुक्मिणी पर वे कपड़े इतने ढीले लग रहे थे मानो कोई तीतर अपने पंख झाड़ रहा हो। कम से कम राधिका को तो ऐसा ही लग रहा था। पर अब रुक्मिणी ने हल्के नीले रंग का एक खूबसूरत लिबास पहना था जिस पर सफ़ेद चंपक के फूलों की कढ़ाई थी। वह किसी कमल की तरह दुबली पतली और बेहद शालीन लग रही थी। राधिका को खुद को तसल्ली देनी पड़ी। उसने 10 सालों तक गांव में दुख झेले हैं। उसका शरीर किसी सूखी फली जैसा दुबला है, बस उसके चेहरे के नैन नक्शी अच्छे हैं। तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। रुक्मिणी ने उस पर एक नज़र डाली। रुद्र निवास में हर महीने का जेब खर्च कब बनता है? जेब खर्च? क्या तुम ये कहने वाली हो कि घर में जेब खर्च नहीं मिलता? रुक्मिणी ने अपनी आंखें हल्की सी सिकुड़ीं। भले ही उसके पास अब खर्च करने के लिए पैसे थे, पर वह अपने ही पैसे क्यों खर्च करे? नहीं, हमें जेब खर्च मिलता है, पर हमारे परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं है। अकेले पिताजी की तनख्वाह से बहुत ज़्यादा खर्च नहीं उठाया जा सकता, राधिका ने कहा। तो तुम्हें हर महीने कितना मिलता है? और तुम्हें साल में कितने नए कपड़े मिलते हैं? रुक्मिणी ने फिर पूछा। राधिका ने शुरू में कम बताने का सोचा था, पर जब उसकी नज़रें रुक्मिणी की आंखों से टकराईं, जो मानो उसके अंदर तक झांक रही थीं, तो वह अंदर से सहम गई और उसने सच बता दिया। पर फिर भी उसने थोड़ी चालाकी दिखाई। सुहासिनी को हर महीने 300 सिक्के मिलते हैं और हर मौसम के हिसाब से उसे नए कपड़ों का एक जोड़ा मिलता है। अगर साल के अंत में परिवार के पास थोड़े ज़्यादा पैसे हों तो उसे एक और जोड़ा मिल जाता है। काव्या और चुटकी ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। 300 सिक्के? क्या रुद्र परिवार सचमुच इतना गरीब है? मैं तुम्हारे बारे में पूछ रही हूँ। रुक्मिणी राधिका की बातों में बिल्कुल नहीं उलझी। राधिका ने मन ही मन दांत पीसे। इस नामुराद को बेवकूफ़ बनाना इतना मुश्किल क्यों है? सुहासिनी तो महज एक रखेल की बेटी थी जो उसकी माँ की कोख से पैदा नहीं हुई थी, तो उसे भला ज़्यादा पैसे कैसे मिल सकते थे? मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि मुझे अक्सर दावतों में जाना पड़ता है और समय समय पर राजकुमारियों और कुलीन महिलाओं से मिलना पड़ता है, जो कि रुद्र परिवार के सम्मान और रुतबे को दर्शाता है। रुक्मिणी हंस पड़ी। तो कितना मिलता है? वह भी बहुत ही शांत मिजाज में थी, इसलिए उसने यह बात कई बार पूछी थी। अगर वह अपनी पुरानी आदत पर होती तो वह दूसरी बार कभी नहीं पूछती। हर महीने 1 तोला चांदी और साल में कपड़ों के 8 जोड़े, राधिका ने दांत पीसते हुए जवाब दिया। वह अपनी माँ की बड़ी और वैध बेटी थी। उसकी सगाई दूसरे राजकुमार से हुई थी। वह राजकुमारी चांदनिंग की अच्छी सहेली थी और वह राजधानी के एक रसूखदार घराने की नामी लड़की भी थी, इसलिए यकीनन उसकी हैसियत सुहासिनी जैसी तो नहीं हो सकती थी। तो मैंने गांव में 10 साल गुजारे हैं, तो क्या मुझे इन सब का पिछला हिसाब नहीं मिलना चाहिए? रुक्मिणी एक पल के लिए रुकी और फिर बिल्कुल साफ साफ बोली, अगर हर महीने 1 तोला चांदी का हिसाब लगाया जाए तो साल में 12 तोले होते हैं और 10 साल में 120 तोले, साल में 8 कपड़ों के जोड़े, तो तुम्हें मुझे अभी कपड़ों के 80 जोड़े देने होंगे। हालांकि मुझे अन्नपूर्णा की पसंद पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो चलो इन 80 कपड़ों के जोड़ों को भी पैसों में बदल लेते हैं और मैं इन्हें खुद खरीद लूंगी। मैं उसे थोड़ी छूट देती हूँ और हम एक जोड़े की कीमत 2 तोले चांदी मान लेते हैं, तो 80 जोड़ों के हुए 160 तोले। वह ये सब बहुत तेजी से बोल रही थी और राधिका इस पूरे हिसाब का आखिरी नतीजा सुनकर हक्की बक्की रह गई थी। कुल मिलाकर मुझे 280 तोले चांदी दे दो। मैंने अभी तक जेवरों और बाकी चीज़ों की कीमत तो जोड़ी भी नहीं है, पर हर साल नया साल और जन्मदिन तो आता ही है, तो उनके तोहफे भी तो होंगे, है ना? चलो इन्हें भी चांदी में बदल लेते हैं, मान लो 20 तोले, ताकि पूरा हिसाब बराबर हो जाए। तो सब मिलाकर हुए 300 तोले चांदी। तू राधिका इतने सदमे में थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। भला पिछला हिसाब चुकाने का क्या तुक है? क्या तूने गांव में उन 10 सालों तक खाना नहीं खाया और कपड़े नहीं पहने? रुक्मिणी की नज़रें ठंडी हो गईं। मैंने अपने 3 बड़े चचेरे भाइयों की उतारी हुई फटी पुरानी चित्रे जैसी कमीज़ें पहनी हैं और मैंने खेतों और पहाड़ों से खुद खोद कर जंगली सब्जियां खाई हैं। क्या तू उसे खर्च करना मानती है? राधिका गुस्से से उबल रही थी। 300 तोले चांदी वह हमें दिन दहाड़े लूट क्यों नहीं लेती? दूसरी बहन, 300 तोले चांदी? हमारा परिवार सचमुच इतना पैसा नहीं दे सकता, पर आखिरकार हम सब एक ही परिवार हैं।
हम माँ से कहकर भविष्य में तुम्हारा जेब खर्च बांध देंगे। अभी के लिए किसी को बुलाकर तुम्हारा नाप दिला देते हैं ताकि तुम्हारे लिए कुछ नए कपड़े बन सकें, ठीक है। उसे अभी भी रुक्मिणी को उस दावत में जाने के लिए मनाना था। वह तो भविष्य की बात है, जो बीत गया उसका हिसाब 300 तोले चांदी है और मैं 1 तोला भी कम नहीं लूंगी। इतनी नासमझ मत बनो, माँ के लिए घर चलाना आसान नहीं है। घर में इतने सारे लोगों का पेट पालना होता है। अगर हम तुम्हें इतने सारे पैसे दे देंगे तो बाकी लोगों का क्या होगा। रुक्मिणी ने राधिका की कलाई पर बंधे नक्काशीदार लाल सोने के कंगन को देखा। अगर रुद्र परिवार इतना ही गरीब है तो तुम्हारी कलाई पर बंधे उस सोने के कंगन की कीमत क्या है? तुम्हारे बालों में लगे उस चंपक नक्काशी वाले सोने के कांटे की कीमत क्या है? इन 2 चीज़ों की कीमत ही कम से कम कई 10 तोले चांदी के बराबर होगी। और यह मुझे अपनी गरीबी की कहानियां सुना रही है। राधिका के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया और उसने अनजाने में ही अपनी आस्तीन नीचे खींचकर उस कंगन को छिपाने की कोशिश की। मुझे आज ही 300 तोले चांदी चाहिए, वरना मैं युवराज विक्रमदेव से कहकर अपना ये कर्ज वसूल करने से पीछे नहीं हटूंगी। राधिका गुस्से से लगभग उछल ही पड़ी थी। दूसरी बहन, क्या तुम्हें घर की इतनी छोटी छोटी बातों के लिए युवराज विक्रमदेव को परेशान करने की सचमुच ज़रूरत है? इसमें गलत ही क्या है? वे मेरे मंगेतर हैं। मैं अपनी भविष्य की युवरागी को यूं सताए जाने और इतनी दयनीय हालत में रहने की इजाज़त नहीं दे सकती, रुक्मिणी ने बेहद आत्मविश्वास के साथ कहा। काव्या और चुटकी ने एक दूसरे की तरफ देखा, दोनों की आंखों में हंसी छलक रही थी। उस दिन जब मालकिन ने युवराज विक्रमदेव को राजमहल से बाहर बुलाया था, थोड़ी देर तक तांगे में उनका इंतजार करवाया और फिर उन्हें तांगे से बाहर धकेल दिया था। उस घटना को देखने के बाद ये बिल्कुल मुमकिन था कि अगर मालकिन एक बार कह दे तो युवराज सचमुच उनका कर्ज वसूलने के लिए खास तौर पर यहाँ आ जाएं। राधिका के चेहरे पर अविश्वास और झल्लाहट देखकर रुक्मिणी ने बेपरवाही से अपनी बात में जोड़ा, या फिर मैं युवराज विक्रमदेव से कहूंगी कि वे इस बात का जिक्र सम्राट और सारे दरबारियों के सामने करें। इस महान शोक के दौरान हो सकता है कि मालिक रामानंद के इन छोटे मोटे झगड़ों की वजह से पूरे साम्राज्य में मशहूर हो जाएं। तुम अपने ही पिता को बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। इस वक्त किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह सम्राट के सामने कोई तमाशा खड़ा करे या पूर्व सम्राट के अंतिम संस्कार में कोई खलल डाले। पर राधिका ने सुन रखा था कि पूर्व सम्राट युवराज विक्रमदेव पर अपनी जान छिड़कते थे और उन्हें अपनी आंखों का तारा मानते थे, इसलिए यह बिल्कुल मुमकिन था कि युवराज सचमुच ऐसा करने की हिम्मत दिखा दें। और अगर ऐसा हुआ तो भरी सभा में मालिक रामानंद की ही बेइज्जती होगी और उन्हें ही डांट खानी पड़ेगी। मुझे 300 तोले चांदी दे दो और मामला यहीं खत्म हो जाएगा। रुक्मिणी ने अपनी एक भौं चिकाए। जाओ, जल्दी लेकर आओ। राधिका गुस्से से लाल पीली होकर सुखनिवास से बाहर निकल गई। उसे तो अपनी बात पूरी करने का मौका तक नहीं मिला था। राधिका की बातें सुनकर अन्नपूर्णा को इतना गुस्सा आया कि उसने लगभग अपने हाथ का ढक्कनदार प्याला फिर से जमीन पर पटक ही दिया था। 300 तोले चांदी वह ऐसी बेतुकी मांग करने की जुर्रत कैसे कर सकती है? सच तो ये था कि अकेले राधिका ने ही पिछले 10 सालों में 300 तोले चांदी से कहीं ज्यादा पैसे खर्च किए थे। पर रुक्मिणी को एक साथ इतनी बड़ी रकम देना, उन्हें ऐसा लग रहा था मानो कोई उनके शरीर का एक बड़ा हिस्सा काट रहा हो। वे ऐसा कैसे सह सकती थीं? और तो और रुक्मिणी ने कहा था कि अब से हर महीने उसे राधिका के बराबर का जेब खर्च मिलना चाहिए। तो क्या इसका मतलब ये भी था कि उन्हें रुक्मिणी की दोनों दासियों की भी हर महीने की पगार देनी पड़ेगी? ये तो बहुत बड़ा नुकसान था। माँ, अगर हम उसे यह पैसा नहीं देंगे तो क्या वह सचमुच तमाशा खड़ा करेगी? उसे करने दे तमाशा। मुझे नहीं लगता कि युवराज विक्रमदेव जैसा इतना ऊंचा रुतबे वाला इंसान सचमुच सम्राट के सामने 300 तोले चांदी वसूलने के लिए उसकी मदद करेगा। क्या युवराज विक्रमदेव को शर्म नहीं आएगी? तो क्या आप उसे उस छोटी दावत में नहीं जाने देंगी? अन्नपूर्णा एक पल के लिए रुकी। तू उसे पहले किसी तरह मना कर ले क्यों नहीं जाती? बस इतना कह देना कि उसके वापस आने पर मैं उसे सारे पैसे दे दूंगी। वह यकीनन इस बात पर राजी नहीं होगी। तो फिर मत ले जा। अन्नपूर्णा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मुझे यकीन नहीं होता कि हम घर में किसी तरह उसके जूते मोजे उतरवाकर उसके पैर देखने का मौका नहीं ढूंढ सकते। माँ, राधिका ने धीरे से उनका हाथ हिलाया। मुझे लगता है कि हमें उसे जाने देना चाहिए। शायद सुश्री अवनी उसे सिखा दे कि राजधानी में कैसे रहना चाहिए। हमारे लिए अपने ही परिवार के किसी सदस्य के साथ इतनी बेरहमी से पेश आना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरी बहन ने इतने सालों तक गांव में अपनी जिंदगी बिताई है। अगर उसे सही तमीज़ नहीं सिखाई गई तो पता नहीं वह भविष्य में कितनी और मुसीबतें खड़ी करेगी। उसने अन्नपूर्णा के सामने मिन्नतें की। अन्नपूर्णा ने दांत पीसते हुए कहा, तो क्यों न मैं उसे अभी के लिए 100 तोले चांदी दे दूं और बाकी के पैसे वह लौट कर ले ले। राधिका 100 तोले चांदी लेकर सुखनिवास लौट आई। काव्या, इन पैसों को हिफाजत से रख लो। रुक्मिणी ने बिना कोई बहस किए चुपचाप पैसे रख लिए।
राधिका ने राहत की सांस ली और फिर उसे राजकुमारी चांदनिंग के न्योते के बारे में बताया। मेरी दूसरी बहन अभी अभी राजधानी लौटी है और नए लोगों और दोस्तों से मिलने का यह उसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इसलिए मैंने राजकुमारी चांदनिंग की बहुत मिन्नतें की, तब जाकर उन्होंने मुझे तुम्हें अपने साथ लाने की इजाज़त दी। वैसे क्या तुम राजकुमारी चांदनिंग को जानती हो? रुक्मिणी को शुरुआत में इस तरह की दावतों या दिखावे में रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी, पर जैसे ही वह मना करने वाली थी, वह एक पल के लिए ठिठक गई, मानो उसे कुछ याद आ गया हो। राजकुमारी चांदनिंग, लगता है कि उनका मुझ पर कुछ कर्ज बाकी है। हमें वह चीज़ वापस लानी ही होगी। रुक्मिणी उन लोगों में से थी जो कर्म और उसके फल में बहुत यकीन रखती थी। और तो और, वह एक ऐसी चीज़ थी जिसे बेचारी रुक्मिणी, पुरानी रुक्मिणी, हमेशा अपने दिल में संजो कर रखती थी। उसने हमेशा सोचा था कि अगर वह कभी राजधानी वापस आए तो वह यकीनन राजकुमारी चांदनिंग से अपनी वह चीज़ वापस मांगेगी। कब जाना है? परसों सुबह। राजकुमारी चांदनिंग दोपहर में एक शुद्ध शाकाहारी दावत भी रखेंगी, जिसे पूर्व सम्राट के लिए प्रार्थना का एक हिस्सा माना जा सकता है। पर जो बात उसने रुक्मिणी को नहीं बताई, वह ये थी कि शाकाहारी दावतों के भी अपने कुछ सख्त नियम और कायदे होते थे। खैर, जो भी हो, रुक्मिणी को वहां जाकर जितना मजाक बनवाना है बनवाने दो। ठीक है, मैं चलूंगी, रुक्मिणी ने जवाब दिया। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर दूसरी बहन मेरे ही तांगे में मेरे साथ चल सकती है। पर मैं तभी जाऊंगी जब तुम मुझे मेरे बाकी बचे हुए 200 तोले चांदी भी लाकर दोगी। रुक्मिणी ने अचानक बात पलटी और वापस अपने पुराने मुद्दे पर आ गई। अंत में अन्नपूर्णा ने अपने दांत पीसे और एक बहुत ही भारी व कड़वे दिल के साथ रुक्मिणी को बाकी के 200 तोले चांदी भी भिजवा दिए। वह गुस्से से इतनी पागल हो रही थी मानो उसकी जान ही निकल जाएगी। जब शाम को रामानंद घर लौटे तो अन्नपूर्णा ने तुरंत उनके सामने रुक्मिणी की शिकायतें लगाना शुरू कर दिया। वह नामुराद लड़की बहुत ही लालची और नीच है। वापस आते ही वह पैसे झपटने के लिए मचलने लगी। वह तो एक कंगाल और भिखारिन है। रामानंद आज पहले ही ठाकुर हरिवंश के हाथों अच्छी खासी डांट खा चुके थे। ठाकुर हरिवंश ने उन्हें यहाँ तक कह दिया था कि जैसे ही पूर्व सम्राट का अंतिम संस्कार खत्म होगा, वे इंसाफ मांगने और अपना हिसाब चुकता करने सीधा रुद्र परिवार के दरवाजे पर आएंगे। वे पहले ही घर लौटते वक्त गुस्से में उबल रहे थे और अब जब उन्होंने ये सब सुना तो गुस्से के मारे उनका चेहरा पीला पड़ गया। तो क्या हुआ अगर हमने उसे पैसे दे दिए? हम बाद में उससे पाई पाई वसूल कर लेंगे। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि वह युवराज विक्रमदेव से कहकर यह मामला सम्राट तक ले जाने की जुर्रत नहीं कर सकती? तुम नहीं जानती, युवराज विक्रमदेव शोक सभा में डटे रहने के बजाय वहां आराम से बैठे हुए थे। क्या? अन्नपूर्णा हक्की बक्की रह गई। हाँ, बैठे थे, यहाँ तक कि सम्राट और मुख्य युवराज भी घुटनों के बल बैठे हैं, पर वे मजे से अपने पैर पसारकर गद्दे पर बैठे थे और उन्होंने अपनी पीठ एक खंभे से टिका रखी थी। लगता है कि वे कोई नियम कानून मानने वालों में से नहीं हैं। क्या युवराज विक्रमदेव सचमुच ऐसे ही हैं? क्या सम्राट उन्हें कुछ नहीं कहते? अन्नपूर्णा ने पूछा। सम्राट कुछ नहीं बोलेंगे, भले ही सम्राट खुद को रोक रहे हों, पर वजह चाहे जो भी हो, युवराज विक्रमदेव काफी मगरूर और अक्खड़ मिजाज के थे। इसलिए अगर रुक्मिणी उनसे कहकर उनके घर का ये छोटा सा मामला सम्राट के सामने उछाल दे तो ये बिल्कुल मुमकिन था कि युवराज सचमुच ऐसा करने की हिम्मत दिखा दें। और रामानंद ऐसा कोई भी खतरा मोल लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही झल्लाहट वाली बात है। अब चूंकि वह युवराज विक्रमदेव की मंगेतर है तो अब से युवराज हर मामले में उसकी ढाल बनेंगे। तब हम क्या करेंगे? राधिका और दूसरे राजकुमार एल की सगाई को जितनी जल्दी हो सके दुनिया के सामने लाना ही होगा। इसे पक्का होना चाहिए और सबसे अच्छा तो यही रहेगा कि सम्राट खुद इस शादी का फरमान जारी कर दे, रामानंद ने दांत पीसते हुए कहा। पर उस समय का सगाई का वह इकरारनामा तो कहीं छिपा हुआ है। हालांकि हमने ये पक्का कर लिया है कि वह इसी हवेली में कहीं छिपा है, पर इतने सालों में हम उसे ढूंढ ही नहीं पाए हैं। दूसरे राजकुमार के घर वालों को शायद ये भी लगने लगा था कि रामानंद का ओहदा इतना ऊंचा नहीं था और उन्हें लगता था कि राधिका दूसरी युवरागी बनने के लायक नहीं थी। इसलिए दूसरे राजकुमार की मां बार बार उस इकरारनामे की बात उठाती थी और कहती थी कि जब तक वे उस इकरारनामे को अपनी आंखों से नहीं देख लेती तब तक वे इस सगाई को दुनिया के सामने कबूल नहीं करेंगी। वे लोग सालों से उसे ढूंढ रहे थे और उन्होंने ये पक्का कर लिया था कि वह इकरारनामा घर में ही है, पर वे सचमुच नहीं जानते थे कि उसे उस वक्त कहाँ छिपाया गया था। वे उसे ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। उस इकरारनामे पर दूसरे राजकुमार के नाना की अपनी खास मुहर लगी थी और दूसरे राजकुमार की मां ने अपने हाथों से उस पर एक छोटा सा निशान बनाया था। अब वे लोग इस बात पर अड़े थे कि उन्हें कागज का वह टुकड़ा देखना ही है और वे तभी इसे मानेंगे जब वह सम्राट के सामने पेश किया जाएगा। आखिरकार इसमें उनकी भी क्या गलती थी? जब उनकी सगाई हुई थी तब दूसरा राजकुमार बहुत छोटा था और उसकी मां को राजमहल में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, यहाँ तक कि उसे लगभग ठंडे महल कारागार में भेज ही दिया गया था।
उस समय के हालात और अब के हालात में ज़मीन आसमान का फर्क था, क्योंकि अब सम्राट की नज़र में वे बहुत ऊंचे रुतबे पर थे। अब वह दूसरे राजकुमार की माँ इस शादी को कबूल ही नहीं करना चाहती थी। पर रामानंद भला उसे मुकरने का मौका कैसे दे सकते थे। हमें हर हाल में वह इकरारनामा ढूंढना ही होगा। इस मामले को सुलझाने के लिए अभी भी हमें रुक्मिणी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस औरत ने यकीनन रुक्मिणी को बताया होगा कि उस वक्त उसने वे चीज़ें कहाँ छिपाई थीं, रामानंद ने कहा। तो हमें अभी भी रुक्मिणी को पुचकार कर ही रखना होगा। राधिका अब 17 साल की हो चुकी है, हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते, अन्नपूर्णा ने कहा। अगर कोई और रास्ता नहीं बचा तो हमें राजकुमारी चांदनी से ही मदद मांगनी पड़ेगी। रामानंद अच्छी तरह जानते थे कि वे अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। न सिर्फ राधिका की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, बल्कि सम्राट ने भी दूसरे राजकुमार के लिए एक लड़की चुन ली थी। अगर रुद्र परिवार ने किसी तरह कोई बहाना बनाकर इस मामले को टालने का तरीका न निकाला होता तो दूसरे राजकुमार की शादी अब तक हो चुकी होती। हमें उस सगाई के इकरारनामे को हर हाल में ढूंढना ही होगा, वरना राजमाता शू इस शादी को कभी कबूल नहीं करेंगी। रामानंद ने मेज पर जोर से हाथ मारा। राजमाता शू भी एक धोखेबाज औरत है। उस वक्त जब उसे लगभग ठंडे महल में भेज ही दिया गया था, तब वह इस शादी की मिन्नतें कर रही थी। और अब जब उसके हाथ में ताकत आ गई है तो वह खुद को बहुत ऊंचा और महान समझने लगी है, अन्नपूर्णा ने चिढ़ते हुए कहा। रामानंद ने झल्लाहट में कहा, चुप रहो, तुम्हारी राजमाता शू के खिलाफ ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई। तुम्हारा यह मुंह एक दिन तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसाएगा। वे खड़े हुए। मैं आज रात सुगंध कुंज एल्प जा रहा हूं। इतना कहकर वे मुड़े और चले गए। स्वामी वापस आइए। अन्नपूर्णा गुस्से से इतनी आग बबूला हो गई थी कि उसका चेहरा हरा पड़ गया। वह याओ शांगई सचमुच बहुत बेशर्म औरत है। उसकी बेटी 14 साल की हो चुकी है और वह खुद भी अधेड़ उम्र की हो गई है, फिर भी वह हर कुछ दिनों में मालिक को अपने कमरे में बुलाने का कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती है। याओ शांगई रुद्र निवास की दूसरी रखेल और सुहासिनी की माँ थी। रुक्मिणी को 300 तोले चांदी मिल गई थी, जिसे उसने काव्या को दे दिया था। उसने काव्या और चुटकी को 10-10 तोले चांदी दी और कहा कि बाकी पैसों से वे कुछ नए कपड़े और ज़रूरत का सामान खरीद लाएं। अपनी थोड़ी ताकत वापस पाने के बाद उसने फिर से तावीज़ टैलिस्मैन बनाना शुरू कर दिया। वह आंगन में चारों तरफ घूमी और उसने उन शांति और सुरक्षा पेंडेंट को अलग अलग जगहों पर ज़मीन में गाड़ दिया। सुश्री, आप ये सब किस लिए कर रही हैं? काव्या और चुटकी को ये सब ठीक से समझ नहीं आ रहा था। उन जेड पेंडेंट को खरीदने के बाद रुक्मिणी ने उन्हें कुछ तावीज़ वाले कागज़ों पर रख दिया था और कहा था कि वह उन्हें 2 दिनों तक ऐसे ही रहने देगी और फिर उन्हें गाड़ दिया था। ये आध्यात्मिक ऊर्जा चक्र है। उसने जो चक्र बनाया था वह न सिर्फ स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को खींचता था, बल्कि धन और बरकत को भी आकर्षित करता था। अगर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाला कोई भी पक्षी मेरे आंगन में उतरेगा तो उसे अपनी थोड़ी ऊर्जा यहीं छोड़नी होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई हंस उड़े और उसका कोई पंख पीछे छूट जाए। इस तरह वह और भी जल्दी ठीक हो सकती थी। काव्या और चुटकी को ये सब समझ नहीं आ रहा था, पर जब सारे जेड के पेंडेंट ज़मीन में गाड़ दिए गए तो पल भर के लिए उन दोनों को एक कोमल हवा का झोंका महसूस हुआ और आसपास की हवा अचानक बहुत ताज़ा और साफ लगने लगी। फूलों की खुशबू और भी मीठी हो गई थी और हवा में एक अजीब सी मिठास घुल गई थी। न जाने क्यों उन दोनों का मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया था। रुक्मिणी ने उन दोनों की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराई। इसे मेरे और इन दोनों लड़कियों के बीच के किसी पिछले जन्म के रिश्ते की तरह माना जा सकता है। वे यहाँ काफ़ी लंबे समय से रह रही हैं और उनकी सेहत में भी काफ़ी सुधार आया है। अब वे युद्ध कला भी दूसरों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से सीखेंगी। अगले 2 दिनों तक रुक्मिणी बस खाती पीती और सोती रही। अन्नपूर्णा को 300 तोले चांदी का नुकसान हो चुका था और वह बस इसी इंतज़ार में थी कि रुक्मिणी किसी तरह राजकुमारी चांदनी की दावत में जाए, इसलिए जाहिर है कि उसने कोई और चाल चलने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ये खबर अब पूरी राजधानी में आग की तरह फैल चुकी थी कि रुद्र परिवार ने गांव से एक दूसरी बिटिया रानी को वापस बुलाया है और उसकी सगाई युवराज विक्रमदेव से हो गई है। महान शोक के समय में भी ऐसी खबर हर किसी को चौंकाने और उनकी उत्सुकता जगाने के लिए काफ़ी थी, जिसकी वजह से लोग जल्दी ही इसके बारे में कानाफूसी करने लगे। रामानंद सबसे पहले अपने साथी अधिकारियों की बातों का शिकार हुए। तब उन्हें एहसास हुआ कि मर्द भी, खासकर वे जो सरकारी ओहदों पर बैठे थे, गपशप और चुगलखोरी में किसी से कम नहीं थे। लोगों को सबसे ज्यादा जिस बात की उत्सुकता थी वह ये थी, मालिक रामानंद, हमने तो कभी नहीं सुना था कि आपकी कोई बेटी गांव में भी रहती है। मुझे तो यही याद है कि आपकी दूसरी बेटी हमेशा से राजधानी में ही रही है। उसका क्या नाम था? ओह हाँ, रुक्मिणी। रामानंद मन ही मन उसे कोस रहे थे। तुझे मेरी बेटी का नाम तक क्यों याद है? तू कुछ ज्यादा ही लगन वाला सेंसर अधिकारी है। मालिक रामानंद, आपकी उस गंवार बेटी की पहचान युवराज विक्रमदेव से कैसे हो गई?
रामानंद, मैं खुद भी यही जानना चाहता हूँ। मालिक रामानंद, युवराज विक्रमदेव अभी भी आपके साथ इतने रूखे क्यों हैं? आप दोनों तो ससुर और दामाद बनने वाले हैं। रामानंद का दिमाग पागल हुए जा रहा था। तभी युवराज विक्रमदेव और मुख्य युवराज सामने से आते हुए दिखाई दिए। सभी अधिकारी फौरन खामोश हो गए। वे बड़े हो चुके युवराज विक्रमदेव से इतने वाकिफ नहीं थे, पर उनमें से बहुतों के दिमाग में युवराज विक्रमदेव के बचपन की कुछ यादें बहुत गहराई तक छपी हुई थीं। वह एक ऐसा बच्चा था जो पूर्व सम्राट के प्यार और दुलार के दम पर किसी को भी अपनी जूती के नीचे समझता था। एक बार एक ऊंचे अधिकारी के पोते ने राजमहल से एक छोटी कोई मछली पकड़ ली थी और गलती से उसे नीचे गिरा दिया था, जिससे वह मर गई। उस वक्त तत्कालीन पूर्व सम्राट ने कहा था कि यह एक मासूम बच्चे की गलती है और बात को वहीं खत्म कर दिया था। पर नन्हे युवराज विक्रमदेव ने फौरन उस छोटी कोई मछली को उस बच्चे के मुंह में ठूंस दिया था। कहा जाता है कि आज तक उस बच्चे की मछली खाने की हिम्मत नहीं हुई है। एक और मंत्री ने कहा था कि युवराज विक्रमदेव की मां का मिजाज जवानी में कुछ ठीक नहीं था, तो युवराज विक्रमदेव उनके घर गए और पूरे दिन वहीं बैठे रहे, सिर्फ ये देखने के लिए कि उनका परिवार कैसा बर्ताव करता है। जब उस मंत्री के मुंह से खाना खाते वक्त चावल का एक दाना गिर गया और गलती से उसने हवा छोड़ दी तो युवराज विक्रमदेव ने उसका पूरा घर लगभग सिर पर उठा लिया था। सीधे शब्दों में कहें तो वे एक छोटे शैतान थे। ऐसे अनगिनत किस्से थे, और जब युवराज विक्रमदेव राजधानी छोड़कर गए थे तो बहुत से लोगों ने चैन की सांस ली थी। क्या तुम लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हो? युवराज विक्रमदेव अब तक उनके पास आ चुके थे। वे धीरे धीरे चल रहे थे, पर उनके हर कदम में एक भारी और खौफनाक दबाव महसूस हो रहा था। मंत्रियों की सांसें अटक गईं। सच में उन्होंने इतनी दूर से सब कुछ सुन लिया। किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और सबने रामानंद की तरफ देखना शुरू कर दिया। इसलिए युवराज विक्रमदेव की नज़रें भी उनका पीछा करते हुए रामानंद पर जा टिकीं। उस वक्त रामानंद दरबार में जाने के लायक नहीं थे और युवराज विक्रमदेव से उनकी ज्यादा जान पहचान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चून की शाही फरमान तो आ ही चुका है और अब वे लगभग युवराज विक्रमदेव के होने वाले ससुर हैं, तो उन्होंने अपनी पीठ सीधी की और युवराज की आंखों में आंखें डालीं। हालांकि जब उनकी नज़रें युवराज विक्रमदेव की गहरी और रहस्यमयी आंखों से टकराईं तो उनका दिल अनजाने में ही कांप उठा। युवराज विक्रमदेव इतने नौजवान हैं, फिर भी उनकी आंखें इतनी गहरी कैसे हो सकती हैं? हुजूर, इन्होंने महाराज द्वारा सगाई का फरमान दिए जाने की खबर सुनी है और मुझे बधाई देने आए हैं। रामानंद के बोलते ही उनके बगल में खड़ा एक सेना अधिकारी थोड़ा हिम्मत जुटाकर बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि युवराज विक्रमदेव और रुद्र परिवार की दूसरी बिटिया रानी एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते हों? युवराज विक्रमदेव के होंठ हल्के से मुड़े। नहीं, बहुत पहले से नहीं। मैं उससे उसी दिन मिला था जिस दिन मैं राजधानी लौटा था। एहसास, अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं। ये देखकर कि युवराज विक्रमदेव थोड़े अच्छे मूड में लग रहे थे, किसी ने जल्दी से एक और सवाल दागा, दूसरी बिटिया रानी रुक्मिणी गांव में पली बड़ी है तो यकीनन उसमें तमीज़ और तहजीब की कमी होगी। क्या ऐसी लड़की राजघराने की अच्छी पत्नी बन सकती है? हम उसे भविष्य में राजघराने की साख पर दाग लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। यह इंसान देखने में प्रधानमंत्री के गुट का लग रहा था। रामानंद ये बात साफ देख पा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री अपनी बेटी के लिए आवाज़ उठाने वाले हैं? रामानंद को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। गांव में पली बड़ी बेटी भला उन्हें कौन सी इज्जत दिला सकती थी? युवराज विक्रमदेव ने उस अधिकारी की तरफ देखा और फिर अचानक अपना पैर उठाया और उसे जोर से लात मार दी। धड़ाम! वह अधिकारी लात खाकर जमीन पर गिर पड़ा और उसने झटके से अचरज और गुस्से से ऊपर देखा। बाकी सभी लोग घबरा गए और अनजाने में ही 2 कदम पीछे हट गए। मुख्य युवराज ने अपना माथा रगड़ा। छोटे चाचा, युवराज विक्रमदेव की आवाज़ बर्फ की तरह ठंडी थी। देखा, मैं खुद भी एक शरीफ और कायदे में रहने वाला युवराज नहीं बन सकता, तो मेरे जैसे इंसान के लिए सुश्री रुक्मिणी जैसी लड़की बिल्कुल सही है। इतना कहने के बाद उन्होंने फिर से रामानंद के चेहरे की तरफ देखा। उसे गांव में पाला गया है तो क्या इसमें डांट किसी और को नहीं बल्कि खुद मालिक रामानंद को नहीं पड़नी चाहिए? मालिक रामानंद, आप किस तरह के पिता हैं? ये सवाल सुनकर रामानंद के चेहरे का रंग फिर से उड़ गया। अरे हुजूर, असल में रुक्मिणी को गांव में भेजना हमारी एक मजबूरी थी। उस वक्त युवराज विक्रमदेव ने उनकी बात बीच में ही काट दी। क्या आपको लगता है कि मेरे पास आपकी ये मनगढ़ंत कहानियां सुनने का वक्त है? खैर, जो भी हो, अब से जब भी कोई उसे गंवार या बदतमीज कहकर उसकी बुराई करेगा तो मैं उसकी जगह आपको ही जिम्मेदार ठहराकर आपकी बुराई करूंगा। इतना कहकर वे मुख्य युवराज के साथ वहां से चले गए। अल्पविराम। थोड़ी दूर चलने के बाद मुख्य युवराज खुद को रोक नहीं पाए। छोटे चाचा, ये पहली बार है जब मैंने आपको किसी की इस तरह हिफाजत करते हुए देखा है। गांव से आई दूसरी बिटिया रानी रुक्मिणी के बारे में उनकी उत्सुकता अब बहुत बढ़ गई थी। युवराज विक्रमदेव एक पल के लिए ठिठके।
भला वह कोई और कैसे हो सकती थी जिसने मेरी जान बचाई हो, और वह भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। मैं भले ही कोई बहुत अच्छा इंसान न हूं, पर मैं इतना बेरहम भी नहीं हूं। और फिर उन्हें वह लड़की बहुत दिलचस्प लगी थी, उन दिखावटी, रईस और संस्कारी लड़कियों से कहीं ज्यादा मजेदार। उन्हें कोई जवाब न देते देख मुख्य युवराज ने फिर पूछा, क्या दूसरी बिटिया रानी सचमुच 10 सालों तक गांव में ही रही हैं? हाँ, क्या उन्हें अपने छोटे चाचा से डर नहीं लगता? मुख्य युवराज की उत्सुकता चरम पर थी। भला कोई कैसे पहली ही मुलाकात में उनके इन छोटे चाचा से सगाई करने के लिए राजी हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सम्राट के चेहरे से आकर्षित हो गई हो? युवराज विक्रमदेव ने उस पर एक तिरछी नज़र डाली। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं जो अनगिनत लड़कियों को पहली नज़र में अपना दीवाना बना ले, इस कदर कि वे मेरे अलावा किसी और से शादी करने से ही इनकार कर दें? मुख्य युवराज खुद को अपने छोटे चाचा की तरफ देखने से रोक नहीं पाए। पर आप ऐसे बिल्कुल नहीं लगते। छोटे चाचा का रूप यकीनन सितारों और चमकते चांद जैसा है, जिसे देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। हालांकि मुख्य युवराज मुस्कुराए, छोटे चाचा का मिजाज बहुत ठंडा और सख्त है, और आप हमेशा बहुत गंभीर रहते हैं। छोटे चौथे और छोटे सातवें राजकुमार तो बचपन से ही आपसे खौफ खाते हैं, और मेरे चचेरे भाई तो आपको देखते ही बिल्ली के सामने चूहों की तरह दुबक जाते हैं। चूहे, ये तो बस एक कहावत है। मुख्य युवराज कुछ ज्यादा ही बेबाक हो गए थे, पर युवराज विक्रमदेव की भौहें तनती देख उन्होंने फौरन अपनी बात संभाली। जब हम छोटे थे तो जो कुलीन लड़कियां आपके रूप रंग पर मोहित होकर आती थीं, वे आपसे महज 2-4 शब्द कहते ही दुम दबाकर भाग जाती थीं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि हर कोई आपसे डरता था, खासकर वे लड़कियां। युवराज विक्रमदेव बचपन से ही बेहद खूबसूरत और आकर्षक थे। बचपन में कई लड़कियां उनकी तरफ खींची चली आती थीं, पर कोई भी उनके साथ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती थी, क्योंकि वे सभी डर के मारे भाग खड़ी होती थीं। इसलिए युवराज विक्रमदेव को उन लड़कियों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही, उन्हें वे हमेशा डरपोक, उबाऊ और बेवकूफ़ लगती थीं। तो छोटे चाचा, क्या दूसरी बिटिया रानी सचमुच आपके रूप की इतनी दीवानी हो गई हैं? मुख्य युवराज ने फिर पूछा। इतनी दीवानी कि अब उन्हें छोटे चाचा के मिजाज से भी डर नहीं लगता। युवराज विक्रमदेव के दिमाग में रुक्मिणी के करीब आकर उनका कॉलर खींचने वाली वह छवि कौंध गई। उन्हें अपने सीने में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, और उनका लहजा थोड़ा रहस्यमयी हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, वह तो बस बहुत ज्यादा निडर और दुस्साहसी है, उन्होंने कहा। मुख्य युवराज सन रह गए। दूसरी बिटिया रानी बहुत ज्यादा दुस्साहसी हैं। उधर रामानंद गुस्से से उबलते हुए घर लौटे, पर वे अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और सीधे सुख निवास की तरफ चले गए। अभी तक अंधेरा भी नहीं हुआ था, पर सुख निवास का दरवाज़ा कसकर बंद था। वे जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे। रुक्मिणी, काव्या शोर सुनकर दरवाज़ा खोलने आई। दरवाज़ा खुलते ही उसने मालिक रामानंद को देखा, जिनकी आंखों से मानो आग बरस रही थी। दिन दहाड़े दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ है? रामानंद ने उसे धकेल कर किनारे किया और लंबे लंबे कदम भरते हुए आंगन में दाखिल हो गए। पर अंदर आते ही उन्हें अचानक अपना गुस्सा शांत होता हुआ महसूस हुआ, और इसकी जगह एक बेहद मीठी और कोमल फूलों की खुशबू ने ले ली। रामानंद थोड़े हैरान हुए। मैं इतने गुस्से में था, तो फिर मेरा ध्यान फूलों की खुशबू पर क्यों जा रहा है? उन्होंने आंगन को फिर से देखा, वह पहले जैसा ही था, पर न जाने क्यों वह अब आंखों को बहुत सुकून दे रहा था, और वहां की हर चीज में एक अजीब सी शालीनता महसूस हो रही थी। उस पल रामानंद को सुख निवास रुक्मिणी को देने पर अफसोस होने लगा, और उनके दिल में एक हल्की सी टीस उठी। तुम्हारी मालकिन कहाँ है? उन्हें उनकी आवाज़ तो सुनाई दे गई थी, पर वे उनका स्वागत करने बाहर नहीं आई थीं। ये नामुराद लड़की गांव में पली बड़ी है, सचमुच इसे कोई तमीज़ नहीं है। रुक्मिणी की आवाज़ गूंजी, आप किस लिए इतना चिल्ला रहे हैं? अपनी बात खत्म करते ही वह अंदर से बाहर आए। दोपहर की ढलती धूप में रामानंद उसका चेहरा साफ देख पा रहे थे। महज कुछ ही दिनों में रुक्मिणी का चेहरा अब उतना कमज़ोर और पीला नहीं था, सच कहें तो वह काफ़ी निखर गया था और उसमें कुछ रंगत लौट आई थी। उसके माथे की सूजन और लालिमा पूरी तरह खत्म हो गई थी, बस एक हल्का सा निशान बाकी था, और ऐसा लग रहा था मानो वह लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने नए कपड़े भी पहने थे, जो उस पर बहुत जंच रहे थे, और वे बेहद शालीन लग रहे थे, उस दयनीय हालत से बिल्कुल उलट जो उसने पहले दिन घर लौटते समय पहन रखी थी। रामानंद को यह मानना ही पड़ा कि वह पैदाइशी बहुत खूबसूरत थी। अगर इसे थोड़ा और संवरने का मौका मिला तो पता नहीं ये कैसी दिखेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि युवराज विक्रमदेव की नज़र सिर्फ रुक्मिणी के इस खूबसूरत चेहरे पर ही अटक गई हो? मालिक रामानंद, क्या आप मुझे कुछ देने आए हैं? रुक्मिणी ने एक भौं उचकाई और रामानंद को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसने देखा कि रामानंद के शरीर से एक तावीज़ी आभा झलक रही थी। वे पहले बुरी किस्मत और अपशकुनों से घिरे हुए थे, पर अब उनके सीने में एक तावीज़ी ऊर्जा थी जो धीरे धीरे उन अपशकुनों को खत्म कर रही थी। परसों ही तो मैंने तुझे 300 तोले चांदी दिए थे। रामानंद को फिर से उस पर गुस्सा आ गया।
तू एक कुलीन लड़की है जिसे कोई काम नहीं करना होता, तो फिर तू इतने सारे पैसे लेकर क्या कर रही है? इससे आपको क्या मतलब? क्या आप मुझे पैसे देने के बाद अब वापस मांगना चाहते हैं? रुक्मिणी बाहर आए और उसकी नज़रें रामानंद की गर्दन से बाहर झांक रहे नीले धागे पर जा टिकीं। लगता है उन्होंने कुछ पहन रखा था। रामानंद ने एक गहरी सांस ली और बात बदल दी। अब हर कोई जानता है कि तेरी सगाई युवराज विक्रमदेव से हो चुकी है। अब से जब भी तू बाहर जाएगी तो लोग तुझे युवराज विक्रमदेव की मंगेतर के रूप में देखेंगे। इसलिए तुझे हमेशा याद रखना होगा कि तू युवराज विक्रमदेव और रुद्र परिवार की साख और इज्जत है। अपने शब्दों और हरकतों पर लगाम रखना, तहजीब से पेश आना और अदब से बात करना। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, रुक्मिणी ने तंज कसते हुए कहा, आपकी अपने रुद्र परिवार को युवराज विक्रमदेव के बराबर रखने की हिम्मत कैसे हुई? क्या आपके रुद्र परिवार की हैसियत युवराज विक्रमदेव के बराबर हो सकती है? यह मत भूल कि तू भी रुद्र परिवार का ही हिस्सा है। और रुक्मिणी ने बात को खींचते हुए कहा, हो सकता है कि मेरा रुद्र आपके मालिक रामानंद वाला रुद्र न हो। रामानंद का दिल धक से रह गया। क्या इस नामुराद को कुछ पता चल गया है? नामुमकिन। रुक्मिणी, वे थोड़े नर्म पड़े। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। गलतफहमियां? यही कि यह अन्नपूर्णा मेरी सगी माँ है। कोई बेवकूफ़ ही अन्नपूर्णा के ऐसे बर्ताव को किसी सगी माँ का बर्ताव मानेगा। रामानंद ने दांत पीसे। हाथरी सगी माँ इसकी बड़ी बहन थी। वे 3000 मील दूर की चचेरी बहनें थीं। इतनी करीबी मत जताए। रुक्मिणी ने फिर उनकी बात काट दी। उसने पहले ही यह जिक्र किया था कि यह अन्नपूर्णा शुरू में बस एक ऐसी इंसान थी जो अपनी चचेरी बहन के पास रुद्र परिवार में रहने आई थी। पर हुआ ये कि उस बेचारी चचेरी बहन ने दयालु होकर उसे शरण दी और बदले में उसने अपना पति ही गंवा दिया। मेरी चचेरी बहन मेरे ही पति के साथ सोई और यहाँ तक कि उसी साल गर्भवती भी हो गई जिस साल मैं थी। हालांकि उसकी चचेरी बहन रुक्मिणी की सगी माँ के बच्ची को जन्म देने के बाद उसने रुद्र परिवार छोड़ दिया था और फिर किसी को नहीं पता कि उसका क्या हुआ। रामानंद ने मौके का फायदा उठाकर अपनी साली अन्नपूर्णा को अपनी पत्नी बना लिया और यहाँ तक कि अपनी पहली पत्नी के वजूद के सारे नामो निशान मिटा दिए। उस वक्त वे सब गांव में ही रहते थे। रामानंद के परिवार ने जानबूझकर यह सच छुपाया था और राजधानी में किसी को इस अंदरूनी कहानी की भनक तक नहीं थी। इसलिए अब यह अन्नपूर्णा खुलेआम खुद को असली पत्नी बताती है। रुक्मिणी, जो पहली पत्नी से पैदा हुई बड़ी बेटी थी, उसे इनकी चालाकी से दूसरी बेटी में बदल दिया गया। यही वजह थी कि राधिका ने अपनी उम्र 1 साल बड़ी होने का झूठ बोला था। क्या तूने अपनी दादी की कोई बकवास सुन ली है? शायद गांव में उनके पुश्तैनी घर में 1-2 लोगों को इन बातों के बारे में पता था, पर रामानंद ने पहले कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि रुक्मिणी को ये सब पता चल जाएगा। उन्हें लगा कि शायद इतने सालों में उनकी माँ ओल्ड मैडम लू के मुंह से कोई बात निकल गई होगी। रुक्मिणी ने कोई जवाब नहीं दिया। रामानंद ने गुस्से में पलटवार किया, भले ही वह तेरी सगी माँ न हो, पर वह तेरी मौसी तो है, इसलिए तुम्हारे बीच खून का कुछ रिश्ता तो है ही। अगर वह तेरी माँ बनकर रह रही है तो इसमें गलत ही क्या है? और वैसे भी मैं तो तेरा सगा पिता हूँ ही।